पहले घर में अगर बुध बैठा हो अकेला तो मैं डंके की चोट पर लिख के भविष्यवाणी देता हूं कि तुमको 2 कन्या संतान होगी। मैं पुत्र हो या पुत्री पहले से बता देता हूं। तो क्या आप ये बता सकते हैं सामने वाले का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या नहीं है? संत जी का रूल इस पे क्या कहता है ये समझना है। अगर दूसरे और 7वें घर में ग्रह बैठे तो एक घरवाली होगी और एक बाहर में अफेयर होंगे। मैं शादी में डिवोर्स खोजता हूं। डिवोर्स नहीं है, शादी करो। चरित्र एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ना हो, मैं शादी करा देता हूं। जहां एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिखा मना कर देता हूं। मेरे बंगाल में बहुत से लोग हैं, मेरे पास जितने लोग आ रहे हैं अपने यस पॉडकास्ट के द्वारा, सब यही सवाल कर रहे हैं कि ममता बनर्जी हारेंगी कि नहीं हारेंगी। और मैं डंके की चोट पर बोल रहा हूं, ममता बनर्जी चुनाव हार रही है। मायावती का राजनीतिक यात्रा समाप्त हो गई, खत्म हो गई। यूपी का चुनाव में संत जी मायावती ज्यादा से ज्यादा 3-4 सीट आ जाएंगी। अगर राहु पहले बैठा तो शनि बड़ा खूंखार हो जाता, पापी हो जाता। अगर किसी कुंडली में पहले घर में, दूसरे घर में, तीसरे घर में, चौथे घर में, 5वें घर में, 6वें घर में अगर राहु बैठा और शनि कहीं भी हो, उसका शनि खराब है 36 साल की उम्र तक। वो 36 साल की उम्र तक स्ट्रगल करेगा। राशि का राहु सबसे खराब होता है, ये पागल करा देता है, सुसाइड करवा देता है। और राशि के ऊपर राहु चल रहा है, कुंभ राशि, इसलिए 7.5 ज्यादा खराब हो गई क्योंकि राहु आ गया। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। आज के मेहमान एक ऐसी शख्सियत जिनकी पहचान है तलवार की धार पर भविष्यवाणी करना, और उनकी भविष्यवाणियां कभी भी झूठी साबित नहीं होती हैं, हमेशा सत्यता की कसौटी पर खरी उतरती हैं। अष्टक वर्ग पर की गई उनकी भविष्यवाणी हमेशा से अचूक रही है, और यही कारण है कि उन्हें दुनिया संत जी के नाम से जानती है। जाने माने एस्ट्रोलॉजर संजीव आनंद, जो संत जी से अपनी खास पहचान बना चुके हैं, 29 सालों से अपने अनुभव के आधार पर ज्योतिष के रास्ते लोगों की ज़िंदगी को बदल रहे हैं। दूसरी बार पॉडकास्ट में हमारे हमसे जुड़े हैं। सर, सबसे पहले तो धर्म ज्ञान आपका स्वागत करता है। जय श्री राम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। हर हर महादेव। सर जी, आपका पहला पॉडकास्ट इतना हिट गया कि तकरीबन अब 7 मिलियन क्रॉस करने जा रहा है, और जिस अंदाज में आपने ज्योतिष से जुड़े गुण रहस्यों को बताया और जो भविष्यवाणियाँ की हैं, उन्हें अब तक धर्म ज्ञान के जितने भी व्यूअर्स हैं कान लगाकर सुन रहे हैं। और यही कारण है कि आज के इस पॉडकास्ट में बहुत सारी बातें होंगी, एस्ट्रोलॉजी पे बात होगी। एस्ट्रोलॉजी में आपसे ये समझने की मैं कोशिश करूँगी, क्या कुंडली देख के ये बताया जा सकता है कि आपके कितने बच्चे होने वाले हैं? कुंडली में मौजूद कौन सा ग्रह होता है जिसे देखकर आप बता देते हैं कि आपका जीवन साथी क्या भरोसे करने लायक है या नहीं है, क्या उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है नहीं चल रहा है? एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ आज आपसे प्रेडिक्शन ली जाएगी, और वो भी वेस्ट बंगाल और असम को लेकर, कि आखिरकार पीएम मोदी जी अपने इस कार्यकाल में बंगाल जीतने जा रहे हैं या नहीं, क्योंकि बहुत से व्यूअर्स हैं जो आपसे बंगाल का भविष्य जानना चाह रहे हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ, 8 पद्धतियों के आधार पर आप भविष्यवाणी करते हैं, ज्योतिष सिखाते हैं, करते भी हैं। 8 पद्धतियों के आधार पर चाहते तो आप पराशर ऋषि वाली जो ज्योतिष है उसके माध्यम से भी कर सकते हैं। तो आपने 8 पद्धतियाँ क्यों इतनी पढ़ी, इतने गहन अध्ययन के साथ आप अभी भी ज्योतिष करते हैं? इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, कुंडली में पराशर ज्योतिष की जो मान्यताएं हैं, मैं किसी पे कहना नहीं चाहूँगा, मैं अनुभव के आधार पे बात कर रहा हूँ कि मेरी नज़रों में 50% से ज़्यादा पराशर ज्योतिष उपयोगी नहीं है। अच्छा। आधी बातें सही होती हैं, आधी बातें गलत होती हैं, और लोग मुझे विश्वास करते हैं। और जब कभी रिजल्ट नहीं आए किसी कारणवश, जैसे मैं एक छोटा सा प्रसंग की चर्चा करूँगा। 2005 की बात है, मेरे पास एक सज्जन आए कुंडली दिखाने। कुंडली बहुत अच्छी थी, कन्या लगन की कुंडली थी। 10वें घर में बुध बैठा था, स्वगृही। भाग्य स्थान में शुक्र बैठा था, स्वगृही। और 11वें घर में उच्च का बृहस्पति बैठा था। कुंडली में बहुत बड़े राजयोग थे जी। वो IAS की तैयारी कर रहे थे, और तमाम विद्वानों ने, नाड़ी ज्योतिष वालों ने, ताम्रपत्र वालों ने, मतलब हिंदुस्तान के करीब 100-150 एस्ट्रोलॉजर ने उनको बोला था कि आपका IAS में सिलेक्शन हो रहा है। और उनकी बुध की दशा भी चल रही थी। बुध 10वें घर में बैठा है। 10वें घर का कन्या लगन में स्वामी भी बुध होता है, और उसी की महादशा लग गई। वो मेरे पास भी आए 2005 में। मैंने भी कहा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा 2007 में।
उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। ये आपकी एस्ट्रोलॉजी फेल हो गई? 2005 की बात बता, वैदिक अच्छा। ज्योतिष, पराशर ज्योतिष से ओके। मैं बड़ा परेशान हुआ कि इतनी अच्छी कुंडली जिसकी बुध की महादशा चल रही है, बुध अच्छी जगह प्लेसमेंट है, नौमांश में भी बुध अच्छा है, ये हुआ क्यों नहीं? D10 में भी अच्छी पोजीशन में था और मैं ही फेल नहीं हुआ था, बनारस के लेकर के और तकरीबन साउथ के भी सारे एस्ट्रोलॉजर फेल हुए थे, नाड़ी ज्योतिष वाले भी फेल हुए थे। अब मैं जब कभी असफल होता हूं तो मैं रात भर सो नहीं पाता, फिर मैं छटपटाते रहा, मैं क्या करूं क्या करूं। फिर मुझे एक कृष्णमूर्ति पद्धति की पुस्तक हाथ लगी। कृष्णमूर्ति पद्धति में लिखा था कि अगर कोई ग्रह जिसके नक्षत्र में बैठा हो, उसका स्वामी अगर कमजोर जगह पे बैठा हो तो ग्रह खराब हो जाते हैं। तो उनका बुध मंगल के नक्षत्र में बैठा था और मंगल उनका 8वें घर में था। तो वहां से थोड़ा रास्ता मिला कि ये बुध जितना बढ़िया दिख रहा है उतना बढ़िया है नहीं, इसलिए बुध ने मंगल का रिजल्ट दिया, मंगल 8वें घर में था, इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ जी। लेकिन इस पद्धति को मैंने और तमाम कुंडलियों पे लगाई, बड़े बड़े मंत्री, मिनिस्टर, ब्यूरोक्रेट्स, वहां पे नियम लग नहीं रहे थे। मैंने उनके साथ बैठ के कृष्णमूर्ति पद्धति पे भी अध्ययन किया, हम दोनों व्यक्ति अध्ययन किए क्योंकि वो ज्योतिष के अच्छे जानकार भी हो गए थे, अपनी कुंडली दिखा दिखा के, मेरे हम उम्र ही थे, मुझसे थोड़े छोटे थे। फिर मुझे अचानक जब मैं साउथ से वापस आया और जैमिनी ज्योतिष में मैंने इस रूल को लगाया, जी। तो जैमिनी ज्योतिष में बुध उनका ज्ञाति कारक था और ज्ञाति कारक सबसे खराब होता है जैमिनी ज्योतिष में। वहां तो तय होगा कि ज्ञाति कारक बुध 10वें घर में बैठा है तो कैरियर तो बनना ही नहीं था। ज्ञाति कारक से खराब जैमिनी ज्योतिष में कोई प्लेनेट नहीं होता और उनका कैरियर आज तक कुछ नहीं बना, आज तक, ये 2005 से लेकर 2026 से कुछ नहीं बना। तो ज्ञाति कारक अगर आपके कैरियर स्थान पे बैठा हो तो आपका कोई कैरियर नहीं होगा और होगा तो बड़ा परेशानी वाला होगा। ये रूल वहाँ सटीक लागू हुआ और ये रूल जहाँ भी लगाया वहाँ लागू हुआ। तो मेरा एक अनुभव है कि अगर कोई रूल एक कुंडली पे लगा तो मैं उसको रूल नहीं मानता। अगर वो कम से कम 80% मतलब 100 में 80 कुंडलियों पे लग गया तो मेरी नज़रों में रूल है और वो रूल को मैं जहाँ भी लगाता हूँ, जहाँ जितनी कुंडलियों पे लगाता हूं, जी। कैरियर हो, कैरियर वैदिक ज्योतिष आप नहीं पकड़ सकते। 2 तरीके से योग बनेंगे, 5 तरीके से कटेंगे। मैं जैमिनी ज्योतिष से पलक झपकने से पहले आपकी कुंडली देख के बता दूंगा कि ये कुंडली कितनी ऊंचाई पे जाएगी, इसका कैरियर कितना बड़ा है, इसका राजयोग है या नहीं है। कृष्णमूर्ति पद्धति कहीं कहीं काम की, उनके ऊपर काम की, उनका बुध मंगल के नक्षत्र में था, मंगल 8वें घर में था, उनका कैरियर नहीं बना। लेकिन मैंने कई जगह देखा कि 10वें घर में जो ग्रह बैठे हैं, 10वें घर का जो स्वामी, उसका उपनक्षत्र स्वामी 8वें 12वें जाने के बाद वो IAS भी है, PCS भी है। इसलिए मैंने कृष्णमूर्ति पद्धति छोड़ी। आज तक वो कृष्णमूर्ति पद्धति करते हैं, आज तक मैंने छोड़ दी। मुझे जो रिजल्ट नहीं मिलता मैं उस पद्धति को हमेशा के लिए छोड़ देता हूँ। और यही कारण है कि आपने 8 पद्धतियों का अध्ययन किया, ज्योतिष को समझने के लिए। वैदिक तो मैं पहले से जानता था जी। पराशर ज्योतिष की सत्यता मुझे दिखी नहीं। ओके। 50%, 100 जन्म पत्रिका पढ़ा, 50 में रिजल्ट आ गए, 50 में नहीं आए, 50% से मेरा काम दिया। मैं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हूँ, जी। लोग मुझे फीस देते। अगर उनको रिजल्ट नहीं आएगा तो मेरी जो मान सम्मान, जो अनुभव, जो रुतबा उनकी नज़रों में गिर जाएगी। जी। कृष्णमूर्ति पद्धति ने मुझे सेटिस्फाइड नहीं किया, जैमिनी ज्योतिष ने मुझे 200% सेटिस्फाइड किया। ओके। जैमिनी ज्योतिष सीखने के लिए मैंने पिछले पॉडकास्ट में बोला बहुत मेहनत करनी पड़ी, दिन रात तड़पना पड़ा, क्योंकि जैमिनी ज्योतिष की किसी भी की पुस्तक में कोई रूल ऐसा नहीं है जो काम करता। वहां मैं सीखा साउथ में रह के भोजन का अभाव, क्योंकि वहां के लोग साउथ इंडियन खाना खाते हैं, भाषा का अभाव। साउथ चला गया सीखने के लिए। मैं चावल खाता ही नहीं और वहां चावल के बगैर कुछ होता नहीं। तो मैंने जैमिनी ने मुझे बड़ा सेटिस्फाइड किया। उसके बाद मुझे नाड़ी ज्योतिष मिली। जी। नाड़ी ज्योतिष ताम्रपत्र वाली नाड़ी नहीं, 72 प्रकार की नाड़ी ज्योतिष होती है। नाड़ी ज्योतिष ने मुझे कुछ ऐसे ऐसे रूल दिए जो दीवाल पे खून से लिखने लायक है। अब नाड़ी ज्योतिष का एक रूल बताता हूं। मैं नाड़ी ज्योतिष की बहुत इज्जत करता हूं। मैं सारा नाड़ी ज्योतिष नहीं जानता, 72 प्रकार की नाड़ी ज्योतिष है। मुझे 4 प्रकार की नाड़ी ज्योतिष आती है। देखिए अब मेरे पास समय नहीं है, पहले मेरे पास समय होता था, मैं 6-6 महीना के लिए किसी दूर जगह पे चला जाता था। अब मैं पिछले 11 दिन हो गए, आज मेरा पॉडकास्ट बृहस्पतिवार को आया था जी। आज सोमवार है, मोटा मोटी 11 दिन हो गए।
मैं 11 दिनों से सो नहीं पाया। सुबह से लेकर मेरी टीम में जो लोग हैं, इतने फ़ोन आ रहे हैं, कुंडली तो मुझे पढ़नी है, लोग अपॉइंटमेंट ले रहे हैं। अगर मैंने किसी को समय दिया सुबह 11 बजे, अब किसी से बात हो रही है, घंटी देख के तो बात होगी नहीं, किसी से 10 मिनट बात चली, किसी से आधा घंटा बात चली। मेरा काम है कि जो मेरे पास आया वो पूर्ण रूप से संतुष्ट होकर जाए। अब 11 वाली चीज़ 12 पे चली जाती है, सबका समय बढ़ते जाता है। जी। मैं हर दिन सुबह 11 बजे से अपनी पूजा पाठ संपन्न करने के बाद तकरीबन रात को 3 बजे तक कॉल पे रहता हूँ। मैं भी इंसान हूँ, दूसरा तो कोई कुंडली पढ़ नहीं सकता। नाड़ी ज्योतिष के कुछ रूल ऐसे हैं जिसको कोई काट ही नहीं सकता। मैंने अपने जीवन में कहीं गलत ही नहीं पाया। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैं आज ज्योतिष पे बात करूंगा, अपनी बात नहीं करूंगा, लेकिन कुछ चीज़ों को बताने के लिए थोड़ी सी भूमिका बनानी जरूरी है। मैंने पीछे पॉडकास्ट दिया था, ये पॉडकास्ट मेरा दिसंबर में आया था जी। मैंने बोला था केतु बेटा है, केतु बेटा है और बुध बेटी है। अगर किसी कुंडली में बुध बलवान है तो उसको पहली संतान लड़की होगी। लगन पे बुध बैठा, कोई भी लग्न हो, नाड़ी ज्योतिष कहती है लग्न कोई भी हो, हाउस इंपॉर्टेंट होते। पहले घर में अगर बुध बैठा हो अकेला, तो मैं डंके की चोट पर लिख के भविष्यवाणी देता हूं कि तुमको 2 कन्या संतान होगी। बुध एक नहीं है, बुध 2 है। बुध जो भी देता है डबल देता है। अगर लगन पे बुध बैठा है, जिसके भी लगन पे बुध बैठा है, कोई भी लगन, अगर बुध लगन पे अकेला बैठा है तो उसको पहली संतान लड़की होगी, और एक लड़की नहीं 2 लड़की होगी, और उस लड़की के होने के बाद उसकी किस्मत बदल जाएगी। लेकिन मैंने दूसरा चीज ये भी बोला था, अगर किसी की कुंडली में बरसफल में लगन पे केतु आ जाए, बरसफल में लग्न पे केतु आ जाए, उस साल उसके घर में पुत्र जन्म होना ही होना है, होना ही होना है। असंभव है कि नहीं हो। अब मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं। मेरे एक जानने वाले थे, उससे मेरी लंबी बातें होती थी उनसे, ज्योतिष के मेरे अच्छे शुभचिंतक थे, कुंडली दिखाते थे। बातचीत के दौर में एक दिन बोले कि वाइफ प्रेग्नेंट है। मैंने कहा ठीक है, उनकी एक बेटी थी, बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं है। हमारा समाज आज के वक्त में लिबरल है और मैं इस बात से बड़ा प्रसन्न हूं कि बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं है। मैं तो कहता हूं कि बेटियां भाग्यशाली होती हैं। ज्योतिष शास्त्र में बुध को बेटी माना गया है, केतु को बेटा माना गया है। ओके। बुध अच्छा है तो खूब पैसा आएगा, तो बेटियों के बाद पैसा खूब आता है। जिनको सिर्फ लड़के ही लड़के हैं उनके पास पैसे कम है। केतु बेटा, केतु धन का कारक नहीं है, केतु मोक्ष का कारक है जी। बुध धन है, कागज का छपा हुआ नोट बुध है। तो जिनकी बेटियां उनके पास धन आना है। उनकी एक बेटी थी, बड़ी भाग्यशाली कुंडली थी उनकी बेटी की। बातचीत हो रही थी, मैंने कहा रुक जाइए, क्योंकि उसके लिए मुझे बरसफल लगानी पड़ती है। बरसफल लगाया, उनके लगन पे केतु था। मैंने कहा कि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है और इस साल आपको पुत्र संतान 101% होगी। ठीक है, बरसफल मान लीजिए कि खत्म भी हो जाता है। उनका जुलाई में बरसफल खत्म हो रहा था। यह घटना है 2025 की। उनकी जो बहन थी वो प्रेग्नेंट थी। मैंने कहा आपकी बहन को भी बेटा होगा। अगर बरसफल में लगन पे केतु आ गया, ये मेरा आजमाया रूल है, ये कहीं गलत नहीं होता। मतलब कहीं आप खून से दीवार पे लिख सकते हैं, ये रूल कहीं गलत नहीं होगा, और ये मैंने इसका यहाँ मैं रिसर्च आपको किया। रोकना चाहूंगी, या मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये संत जी के रूल हैं जो कहीं कहीं भी गलत नहीं होते, और अगर आपने इनके रूल्स फॉलो कर लिए तो आप अपनी समस्याओं से छुटकारा पा लेंगे। उनकी बहन को बेटा हो गया। बोले कहीं ये योग बहन पे तो नहीं लागू हो गया, क्योंकि उनका बरसफल जुलाई में खत्म हो रहा था। जी। मैंने कहा रुकिए आपकी पत्नी का चेक करता हूँ। पत्नी का चेक किया तो पत्नी का जून में बरसफल चालू हो रहा था। बरसफल का मतलब बर्थ डेट से 1 साल तक। मैंने कहा आपकी पत्नी का जून 2024 में बरसफल पर लगन पे केतु आया है, जो अगले जून 2025 तक रहेगा। तो मैंने कहा आपके घर में आपको पुत्र होगा। जिस दिन डिलीवरी थी हॉस्पिटल गए, फोन किए, मैंने कहा पुत्र ही होगा, जब पुत्र हो जाए तो फोन कर दीजिएगा, पुत्र ना हो तो फोन मत करिएगा। उनका फोन आया, बोले सब ठीक है। मैंने कहा क्या हुआ? बोले बेटा। अभी परसों की बात बता रहा हूँ, इस पॉडकास्ट के आने के बाद एक लेडीज मुझे फ़ोन की जी। पिछले पॉडकास्ट को देखकर। वो प्रेग्नेंट थी, उनकी कोई जानने वाली, वो ज्योतिष की अच्छी विद्वान है। उन्होंने ये रूल लगाया
वर्षफल में लग्न पे केतु आ गया था। आजकल सबके बच्चे कम हो रहे हैं, 1 या 2 बच्चे हो रहे हैं। हर आदमी चाहता है कि परिवार पूरा हो जाए। अगर एक बेटी है तो एक बेटा हो जाए, एक बेटा है तो बेटी हो जाए। उन्होंने 4 दिन पहले मुझे मैसेज किया, गुरुजी वो पॉडकास्ट मैंने सुना था, आपने कहा था लग्न पे केतु आता है तो बेटा होता है। मेरी जानने वाले के लग्न पे वर्षफल पे केतु आया था और उनको 3 दिन पहले बेटा हुआ है। जी। हर साल मैं कम से कम 5-10 लोगों को ये भविष्यवाणी देता हूं और आज तक, मतलब आज तक की बात कर रहा हूं, ये गलत नहीं हुआ जब से मैंने नाड़ी ज्योतिष सीखा है। तो ये आपका रिकॉर्ड है कि आपको लड़का होगा लड़की होगा, इस मामले में आपकी भविष्यवाणी कभी भी वैदिक ज्योतिष असत्य नहीं में कहीं कोई रूल नहीं है। वैदिक ज्योतिष में बृहस्पति से लोग बेटा देखते हैं, जी। मंगल से बेटा देखते हैं, सूरज से बेटा देखते हैं। मेरे एक जानने वाले की कुंडली थी, मेरे जानने वाले की, उनकी कुंडली में 11वें घर में सूरज और मंगल बैठे थे, 5वें घर को देख रहे थे। सबने बोला कि आपको 2 पुत्र संतान जरूर होगी। उनके लगन पे बुध बैठा था, तुला लग्न की जन्म पत्रिका थी, लगन पे बुध बैठा था। शादी हुई, पुरुष प्रधान समाज से आते थे, हरियाणा के थे, तो हरियाणा में बच्चों को ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो मेरे पास आए, बोले गुरुजी संतान क्या होगी। मैंने कहा संतान जो भी पहली संतान होने दीजिए, ईश्वर का आशीर्वाद है। आजकल की जनरेशन तो जल्दी बच्चे नहीं कर रही, आपकी अगर घर बच्चा हो रहा है तो बहुत खुशी की बात है। जी। बोले नहीं, फिर भी दादी पूछना चाह रही है कि हमको प्रथम संतान क्या होगा। मैंने कहा ये बताना पाप है, गर्भ के अंदर बच्चा क्या है बताना पाप है, लेकिन आपकी कुंडली में क्या लिखा है ये मैं बता देता हूं। आपके लगन पे बुध बैठा है, आपको 2 लड़की संतान होगी। बड़ा निराश हुए, उनको पहली संतान लड़की हुई और वो हरियाणा के हैं, सम्मानित डॉक्टर है, अच्छी लड़की। भाई बच्चे सबको प्यारे लगते हैं, बच्ची बहुत अच्छी थी, मैं भी उनके घर गया था, बच्ची बहुत अच्छी है, भाग्यशाली है। फिर वो तमाम उपाय कराए, खुद उनके कई मेडिकल कॉलेज हैं, मेडिकल हॉस्पिटल है, कॉलेज नहीं हॉस्पिटल। दूसरी बार उनकी पत्नी प्रेग्नेंट हुई, अल्ट्रासाउंड भी हुआ, वहां से भी पॉजिटिव संकेत थे। तमाम तंत्र उपाय किए गए, तमाम उपाय किए गए। हमसे भी बात की, गुरुजी लड़का होगा। मैंने कहा आपको 2 लड़की के बाद लड़का होगा। दूसरी संतान भी लड़की हुई। यानी कि आपकी भविष्यवाणी को काट नहीं पाए, चाहे कितने उपाय किए मैं जो इस बोलता हूं, देखिए मैं जो बोलता हूं, जब तक मैं अपने जीवन में उसको 1 लाख जन्म पत्रिका पे लागू ना कर लूं, मैं पॉडकास्ट में उस रूल को नहीं लाऊंगा। लेकिन संत जी देखिए, आप जैमिनी ज्योतिष के ज्ञाता हैं, मैं मानती हूँ और हमने देखा भी है, लेकिन आपकी ज्योतिष गणना में लाल किताब को इतना फोकस क्यों किया जाता है? लाल किताब नाड़ी ज्योतिष है। अच्छा, कुछ नाड़ी लोग- ज्योतिष का दूसरा नाम लाल किताब। लाल किताब एक किताब थी। ओके। देखिए हुआ क्या, मैं थोड़ा समझा दूं। मैं यहाँ किसी का समय नहीं खराब करूंगा, लेकिन कुछ चीजों को बताना जरूरी है। हम केवल आज ज्योतिष के रूल पे बात करेंगे। मैं तय करके बैठा हूं कि मैं अकाट्य रूल रखूंगा, जो एक रूल अरबों रुपए की कीमत रखते हैं। जी। जिसने अपने जीवन में रिसर्च नहीं किया, वो रूल नहीं हो सकता। भारत पे जब मुगलों का आक्रमण हुआ, ये सब ईस्ट और नॉर्थ में हुआ, उन्होंने भारत की तमाम आयुर्वेद हो या ज्योतिष को जला के नष्ट कर दिया। यहीं से उठकर लाल किताब ईरान में गई थी। लाल किताब कोई नाम था, अरुण संहिता नाम था, कुछ लोग बोलते हैं रावण संहिता थी, कुछ लोग बोलते हैं अरुण संहिता थी। वो लाल रंग की किताब में थी, उठ के गई ईरान, वहां लोगों ने इसका फारसी में अनुवाद किया, फिर वहां से उठ के हिंदुस्तान आई। साउथ में आक्रमण नहीं हुए थे, इसीलिए नाड़ी ज्योतिष और जैमिनी ज्योतिष सुरक्षित रहे। ओके। साउथ की भाषा भी अलग थी, साउथ में मुगलों का आक्रमण बहुत कम हुआ, इसलिए जो की त्यों बनी रही। नॉर्थ भारत में ज्योतिष शास्त्र को जला दिया गया। अब मान लीजिए मैं पराशर ज्योतिष का ज्ञाता हूं, मैंने क्या किया कि जब मुझे लिखना हुआ, देखिए लेखन कला कोई बहुत पुरानी नहीं है, 150 साल पहले कागज का निर्माण हुआ था। जी। तो जब हम लिखने बैठे तो मैंने वही चीज लिखा जो बेकार हो, क्योंकि पहले लोग गुरु की सेवा करके ज्योतिष सीखते थे। वो चीज मैं किताब में लिख दूं और किताब में लिखने के बाद वो पूरी दुनिया पढ़ ले, तो फिर गुरु शिष्य परंपरा क्या रही? लोग अपने बेटे को सिखाते थे। तो ज्योतिष शास्त्र में जो लिखा गया वो चीज लिखी गई जो आप भूल सकते हैं। जैसे आपका नाम कविता राणा है, जी। तो क्या हर जगह आप कविता राणा नाम लिखते जाएंगे? आपको तो याद है अपना नाम, जी। आप तो वो चीज लिखेंगे जो भूल सकते हैं। तो जो किताब लिखी गई
पराशर ज्योतिष, उसमें वो चीज लिखी गई जो आप भूल सकते हैं, रोजमर्रा में काम नहीं आती। ओके। जैसे वैदिक ज्योतिष और पराशर ज्योतिष में कहीं 7.5 की चर्चा नहीं है। ये देखने वाली बात है, रोजमर्रा का नाम है, जैसे मुझे अपना नाम याद है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए 7.5 लाखों साल से लोग देखते आ रहे हैं, इसको लिखने की क्या जरूरत है। जो चीज आप भूल सकते थे वही लिखे, इंपॉर्टेंट चीज लिखी ही नहीं गई। तो जो इंपॉर्टेंट चीज रोज रूल में इस्तेमाल हो रही वो लिखी नहीं जा रही, उसीलिए पराशर ज्योतिष संपूर्ण नहीं है जी। जैमिनी ज्योतिष संपूर्ण है। उसमें भी सूत्र लिखे गए किताब में, जो व्यवहारिक प्रैक्टिकली चीज है वो गुरु शिष्य परंपरा में आती थी। मैंने जैमिनी ज्योतिष पढ़ी, खूब पढ़ी, मुझे जैमिनी ज्योतिष से एक भी प्रेडिक्शन करने की क्षमता नहीं आई, भूल भुलैया में भटकता रहा। जब मैं साउथ में गया वहां मैं तड़पा, जैसे लोग भगवान को पाने के लिए तड़पते हैं वैसे मैं ज्योतिष को पाने के लिए तड़पा हूं। जितना मैंने ज्योतिष के लिए तड़पा हूं, अगर उतना भगवान के लिए तड़पा होता तो शायद मुझे भगवान के दर्शन हो गए होते। इसीलिए मैं कहता हूं कि मैंने ज्योतिष के लिए जो त्याग किया है वो बहुत कम लोग किए। मुझे ज्योतिष, जैमिनी ज्योतिष ने बहुत संतुष्ट किया। नाड़ी ज्योतिष लाल किताब का ही एक अंग है। मुझे लाल किताब पे जबरदस्त पकड़ है, जबरदस्त। और ये जो केतु बेटे का उपाय है, ये लाल किताब का उपाय है। और लाल किताब ही तमाम लाल किताब पढ़ते हैं। मैंने कई लाल किताब वालों से चर्चा की, केतु का क्या ओपिनियन है, हाँ ठीक है जी, वो पढ़ के निकल गए। मैं जो पढ़ता हूं, देखिए मेरे सामने हमेशा 5-10 कुंडली हवा में रहती है, क्योंकि मुझे बहुत सी कुंडली याद है। मैं रूल पढ़ रहा था लाल किताब में कि लगन पे केतु आता है तो उस साल आपके घर में बेटा होता है, बेटी को बेटा होता है, भाई को बेटा होता है या बेटे को बेटा होता है। मैं पढ़ा, एक लाइन का रूल है ये, लाल किताब में कम से कम 50,000 रूल है। तुरंत मैंने ध्यान लिया 5-7 कुंडलियां जिनका लगन पे केतु था। मैंने देखा लगन का केतु है, पहला संतान बेटा हुआ क्या, नहीं हुआ। फिर मैंने उनकी बरसफल लगाई, बरसफल जब लगाई, जब देखा कि जिस साल बेटा हो तो उस साल लगन पे बरसफल में केतु आया था। ये मैं लगाते चला गया, लगाते चला गया। मेरे सर्किल में कई ऐसे लोग हैं जिनकी 2 बेटियां जी। बच्चों से कोई फर्क नहीं, बेटा बेटी सब बराबर है। मेरे एक जानने वाले हैं, पॉलिटिशियन हैं, उनकी 2 ट्विंस बेटियां हो गई। दूसरी बार उनकी पत्नी प्रेग्नेंट हुई। मेरे अच्छे मित्र हैं, मेरे अच्छे शुभचिंतक हैं, और मुझ पर बड़ा भरोसा है। जो मुझ पे भरोसा रखता है मैं उसके भरोसे को टूटने नहीं दूंगा, ये याद रखिएगा, चाहे उसके लिए मुझे जितनी मेहनत करनी पड़े। मेरे घर आते थे, आए, बोले गुरुजी एक अच्छी न्यूज है, लेकिन मैं सोचता हूं कि इस बच्चे को ना रखूं। मैंने कहा, बोले वाइफ प्रेग्नेंट है, 2 बेटियां पहले से हैं, 2 बच्चे बहुत हैं, ट्विंस हैं, पर्याप्त हैं, अब तीसरे बच्चे क्या जरूरत। और अगर बेटी हो गई तो 3 बेटियां हो जाएंगी। बेटा बेटी में किसी को फर्क नहीं है। मैं यहाँ बेटा बेटी का महत्व बताने नहीं बैठा हूं, मैं चीजों को निर्णायक भूमिका देने के लिए। मैंने कहा अगर ईश्वर ने दिया है तो मुझे 2 मिनट का समय दो। अगर आप इस बच्चे को नहीं रखना चाहते वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं 1 मिनट गणना कर लूं। मैंने उनकी लाल किताब की बरस कुंडली लगाई। लाल किताबियों को लोग बहुत हे दृष्टि से देखते हैं। क्यों? उपाय, केवल उपाय बताते हैं। ओके। केवल उपाय 10 उपाय आपको डाल देंगे। लाल किताब को पढ़ना असंभव है। मैं जब लाल किताब पढ़ने बैठा तो मेरे सर के ऊपर से निकल जाती थी, क्योंकि मैं वैदिक ज्योतिष, जैमिनी ज्योतिष, पराशर ज्योतिष, नाड़ी ज्योतिष, लाल किताब की भाषा अलग है। समझ में ही नहीं आया, समझ में ही नहीं। जो चीज आपको ना समझ में आती उसको पढ़ाना चालू कर दीजिए जी। आपको जल्दी समझ में आएगी। एक सज्जन ने कहा कि मुझे लाल किताब समझा दीजिए। मैं उनको समझाने के लिए पढ़ पढ़ के समझाने लगा, और उनको पढ़ पढ़ के समझाने में मुझे लाल किताब पूरी कंठस्थ हो गई। लाल किताब 1300 पेज की है, रामचरितमानस से बड़ी है, और रामचरितमानस के पेज से बड़ा पेज है। इतनी चौड़ी पुस्तक है, और 1300 पेज के दोनों तरफ लिखी गई है। मतलब उसको आज की छोटी पुस्तक के रूप में ले तो कम से कम 5000 पेज से ऊपर जाएगी। वो पूरी लाल किताब मेरे अंदर कंठस्थ है। लाल किताबियों को लाल किताब का ज्ञान ही नहीं है, सिर्फ उपाय पे जाते हैं। लेकिन संजय जी देखिए ना, आपने इतनी पद्धतियां पढ़ी हैं ज्योतिष को समझने के लिए, भविष्यवाणी करने के लिए। जैमिनी के बाद किस पद्धति को आप मानते हैं कि हाँ इससे भविष्यवाणियां सटीक बैठती हैं? नाड़ी ज्योतिष और लाल किताब। अच्छा, मतलब आपके टॉप 3 में सबसे पहले जैमिनी ज्योतिष, फिर आपकी नाड़ी ज्योतिष, और फिर थर्ड पे लाल किताब, उसके बाद गोचर। 80% एक कुंडली में अगर भविष्यवाणी मैंने दी, 100% भविष्यवाणी दी, तो उसमें 80% जैमिनी होती है,
20% में नाड़ी ज्योतिष और लाल किताब होती है, जी। और टाइमिंग का निर्धारण मैं गोचर से करता हूँ। ओके। कल रात एक सज्जन आए थे अहमदाबाद से, मैं उनकी कुंडली देखकर उनके पिता के बारे में बताया, उनके बारे में बताया, उनकी पत्नी के बारे में बताया और उनके बेटे का पिछले जीवन से रहस्य निकाला। वो आश्चर्य करने लगे। मैंने कहा कि आपके पिताजी बहुत प्रभावशाली, बहुत सज्जन और बहुत ख्याति प्राप्त व्यक्ति थे। बोले हाँ जी, अहमदाबाद में मेरे पिताजी का नंबर 10 में नाम था। मैंने बोला आप भी उसी ऊंचाई पे जाओगे, और आपकी पत्नी पिछले जीवन की आपकी पत्नी है। उन्होंने कहा पत्नी कुंडली देखिए। मैंने पत्नी कुंडली देखते मैंने कहा कि देवी हैं और पिछले जीवन में भी आपकी धर्म पत्नी थी। उनका जो बेटा था वो बेटा और माँ का पिछले जीवन का संबंध था। मैंने कहा ये जो इनका बेटा पैदा हुआ पिछले जीवन में इनका पिता था। मैंने उनकी कुंडली से उनकी पत्नी उनके बेटे के रहस्य खोले थे, और पत्नी की कुंडली आने के बाद बेटे का रहस्य उजागर हुआ, और बेटे की कुंडली आने से ये रहस्य उजागर हुआ कि हाँ ये दोनों पिछले जीवन में, इस जीवन में माँ बेटे हैं, पिछले जीवन में बेटा बाप था और इस जीवन में इनकी पत्नी उसकी संतान थी। आपकी इन बातों से तो मुझे लगता है कि अब मुझे आपको फादर ऑफ एस्ट्रोलॉजी बुलाना चाहिए अभी, क्योंकि आपसे भविष्य नहीं बता रहे, अब आप पिछले जन्मों का रहस्य भी खोल देते मैं हैं। पिछले जीवन का ही मास्टर हूं। मेरे पास इस पॉडकास्ट को सुन के कई लोग आए, बोले मुझे पिछला जीवन जानना है। मैंने बताया, और लोग, मैं अपनी तारीफ नहीं करूंगा, कम से कम 10 दिन के अंदर 3 से 4 हजार लोगों ने कुंडलियां पढ़वाई होंगी। 3 से 4 हजार, सुनने में नामुमकिन सा लग रहा है। मतलब आप ही के पॉडकास्ट आने के बाद की बात कर रहा हूं। मेरी जो टीम है, कम से कम उस फोन पे कम से कम 3-4 हजार रोज फोन आ रहे हैं। 3-4 हजार, कितना फोन उठाएगा? मैं 100-150 जन्म पत्रिका एक बार में बैठने पढ़ता हूं, फिर दूसरी सिटिंग पे बैठता हूं, 100-150 जन्म पत्रिका पढ़ता हूं। मतलब मैं 18-19 घंटे में नाना करते भी 300 जन्म पत्रिका पढ़ देता हूं। ये आपके अनुभव की रफ्तार है? जी, लोग आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि जो आपने बोला था उससे ज्यादा स्पीड आपकी अच्छी है। और लोग हमसे बोले कि जो पॉडकास्ट में आप बोले हैं, जो आपका कॉन्फिडेंस दिखा और जो आपका आत्मबल दिखा, आपसे बात करके उससे 1000 गुना ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला। लेकिन वो घटना, जो मेरे मित्र आए थे, मैंने उनकी बर्स कुंडली लगाई और बर्स कुंडली में लगन पे केतु था। ये सारी घटनाओं किस लिए चर्चा कर रहा हूं कि मैं जो रूल बोल रहा हूं उसको मैं आजमा चुका हूं, और मैं आप लोगों को भी कहता हूं कि आप इस रूल को आजमाएं, ये कहीं गलत नहीं जाएगा। मैं कोई कहे तो खून से दीवार पर लिख देने को इस रूल को तैयार। मैंने कहा मेरी बात मानिए, ईश्वर ने संतान दी है, आप इस संतान को आगे बढ़ने दो। मैं कह रहा हूं कि बेटा होगा। बोले गुरुजी पहले से 2 बेटियां हैं, 2 बच्चे पर्याप्त है, मैं तीसरे की जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं। मैंने कहा कि आपका परिवार पूरा हो जाएगा। फिर मैंने उनकी पत्नी से बात की। मैंने कहा मैं संत जी बोल रहा हूं, आप इस बच्चे को आगे ले चलो, जरूर आपको पुत्र संतान की प्राप्ति होगी। और पुत्र संतान हुआ था। हर साल मैं 8-10 बच्चे, मैं पुत्र हो या पुत्री पहले से बता देता हूं। लेकिन ये जो व्यक्ति गर्भ नष्ट करने वाले, उनको तो मैं बात भी नहीं करता, वो पाप लगता है। गर्भ में क्या है ये बताना पाप है। आपके बताने से अगर किसी का गर्भ नष्ट हो रहा है तो पाप है। मैं वो काम नहीं करता। जो मेरे विश्वसनीय लोग हैं, जिन पर मुझे पूरा भरोसा है और जो सच्चे अच्छे व्यक्ति हैं, मैं उन्हीं को ये सब चीज बताता हूं। आज सुबह एक लेडीज आई थी, बोली मेरी एक बेटी है और मुझे एक बेटे की चाहत है। मैंने कहा बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं। बोले कि मुझे 2 बच्चे चाहिए। मैं चाहती हूं कि एक भाई को बहन मिल जाए, बहन को भाई मिल जाए। रक्षाबंधन कैसे मनेगा, भैया दूज कैसे मनेगा? जी, बात तो सही थी। मैंने कहा मैं देख लूंगा, बता दूंगा। अगर आपकी कुंडली में संतान के योग बनते हैं, पुत्र संतान के, तो मैं बता दूंगा। मैंने देखा, उनको तमाम एस्ट्रोलॉजर ने बोल रखा था कि बृहस्पति उच्च का हो रहा है जून में, आपको पुत्र संतान। मैंने कहा नहीं होगा। मैंने उनकी पत्नी को समय दिया 2028 कि 2028 में अगर आप कंसीव करेंगे तो आपको 101% पुत्र होगा। अब मान लीजिए 2026 में कंसीव करती, ऑटोमेटिक था कि लड़की होती। ओके। ये बहुत दुरूह, ये सूत्र जो है मैंने आज तक कभी चर्चा नहीं की, और मैं इसको करोड़ों लोगों तक इसलिए पहुंचाना चाह रहा हूं कि ये मेरा आजमाया सूत्र है। ये कहीं गलत नहीं हुआ, किसी भी अवस्था में गलत नहीं हुआ। लगन पे अगर बर्सफल में केतु आ जाए, जिनको संतान की इच्छा नहीं है वो भी प्रेग्नेंट हो जाती हैं। एक लेडीज IVF का प्रयास कर रही थी, 2 साल से नहीं हो रहा था जी। मैंने देखा अगले साल लगन पे बर्सफल में केतु आ रहा है। मैंने कहा नेचुरल कंसीव करेंगे आप? उस साल नेचुरल कंसीव कर गई।
बोली मेरा 40 लाख रुपया बच गया, साल भर शरीर का इंजेक्शन बचा। शरीर को जो कष्ट होता है आईवीएफ में वो बहुत ही घातक होता है, पैसे तो जाते ही जाते हैं। पुत्र संतान की प्राप्ति, उनको पुत्र पुत्री से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जो योग बनेगा मैं उसको स्पष्ट बताऊंगा। और ये मेरा पहला ब्रह्मास्त्र है। मैंने पिछले पॉडकास्ट में बोला कि मेरे पास कई ब्रह्मास्त्र हैं जो किसी भी अवस्था में गलत साबित नहीं हो सकते। जी बिल्कुल, और आज के इस पॉडकास्ट में आपके उन तमाम ब्रह्मास्त्रों की चर्चा होगी जो जिनके बारे में आज हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं, जो कभी अचूके नहीं है। लेकिन चलिए, हमने यहाँ बात की संतान पक्ष को लेकर, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी रिश्तों को लेकर। विवाह वो बंधन होता है जो मेरे ख्याल से एक लड़का या एक लड़की को ही आपस में नहीं बांधता। विवाह वो बंधन होता है जो दो परिवारों को भी बांध कर रखता है, वो बंधन होता है जो एक परिवार बनाता है। लेकिन हमने कई बार देखा है कि हम जिस पे अपने जीवन साथी पे भरोसा करें, वहीं जीवन साथी हमारे पीठ पीछे हमें धोखा दे रहा है। तो क्या आप ये बता सकते हैं, तलवार की धार पर भविष्यवाणी कर देते, अपनी कैलकुलेशन बता देते हैं कि सामने वाले का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या नहीं है, और कैसे? ये आज संत जी का रूल इस पे क्या कहता है, ये समझना है। देखिए, ये हाल हुआ कि मैं क्रिकेटर हूं और आपने मेरी फेवरेट बॉल डाल दी, वो तो बाउंड्री के बाहर जानी ही जानी। कुछ ज्योतिष में मेरे फेवरेट चीज है, मैं लेट नाइट जगता हूं, मैं इंसान, मेरे लिए कोई इंतजार कर रहा, पेमेंट दे चुका है और वो इंतजार कर रहा है। बाहर वाले सब बाहर 12 बजे रात के बाद आते हैं, मेरा जब सुबह होगा उनका रात होगी और वो मेरे लिए इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मुझे अगर कोई भरोसा कर रहा है तो मैं प्राण जाए तो जाए, उसका भरोसा नहीं टूट सकता। देखिए, चाणक्य ने एक लाइन लिखी थी, वफादारी अगर सीखनी है तो रंगबाज की सोहबत करें, और अगर शराफत सीखनी है तो त्वाइफ की सोहबत करें। पहले के राजा महाराजा, बड़े बड़े बिजनेसमैन अपने बच्चों को त्वाइफ की कोठी पे बिठाते थे, क्योंकि त्वाइफ के अंदर शराफत होती थी, तरीके होते, सलीके होते थे बात करने के, कैसे व्यक्ति को आकर्षित करना। बिजनेसमैन का बेटा, बड़ी बड़ी महारानियां आती थी ज्वेलरी खरीदने, शान में गुस्ताखी ना हो जाए, कैसे बात करनी है, उनका सम्मान बना रहे, आपको 2 पैसा कमाई हो जाए, तो वहां शराफत सीखने के लिए त्वाइफ के कोठे पे जाते थे। राजा महाराजा की कई सौ शादियां होती थी, राजा अपनी बेटी को त्वाइफ के कोठे बिठाता था कि त्वाइफ कैसे पुरुष को प्रभावित करती है, तो तुमको अपने पति को कैसे प्रभाव में रखना, जहां 500 रानियां हैं, उतनी बड़ी कंपटीशन में अपने पति को कैसे अपने कंट्रोल में रखना। मैं हमेशा रंगबाजों के साथ रहा हूं। मैं शुरू में जब ज्योतिष सीख के आया था, मैं नाम किसी का नहीं खोलूंगा, बहुत बड़े वो रंगबाज लोग थे जिसको माफिया कह सकते, लेकिन वो मेरे शुभचिंतक और मैं उनका शुभचिंतक। बनिया लोग ब्राह्मण का बड़ी इज्जत करते हैं, धर्म की इज्जत करते हैं, ज्योतिष की इज्जत करते हैं। मैंने उनसे सीखा। मेरा नेचर है कि आप कोई भी भविष्यवाणी कर रहे हैं या कोई आप पर विश्वास करके आपके पास आया है तो आपकी बात उसको रिजल्ट देनी चाहिए। अब मैं रात में जगता हूं लेट, सुबह कई बार कॉल आने लगते हैं, तो मैं आधी नींद में ही, सोए में जगता नहीं हूं, सोया रहता हूं, डेट ऑफ बर्थ डाला, सिर्फ एक नज़र देखा शुक्र को। शुक्र देखकर मैं बता देता हूं कि आपकी मैरिज लाइफ कैसी है, आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या नहीं है। और उसके बाद जब 2-4-5 मिनट बाद जब बात हो जाती है तो मेरी नींद खुलती है, तब तक वो सब स्वीकार कर चुके होते हैं। मैं आपको 2 ज्योतिष का यहाँ सूत्र खोलूंगा, ये नाड़ी ज्योतिष का रूल है जी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कई तरीके से देखते हैं। डिवोर्स का मैं मास्टर हूँ जैमिनी ज्योतिष से, बिल्कुल। जहां डिवोर्स देखना है जैमिनी ज्योतिष का रूल लगाऊंगा, जो मैंने पिछले पॉडकास्ट में बोला, ज्ञातिकारक कलत्रकारक अगर कुंडली में एक साथ है तो आपका प्रेम विवाह तक नहीं पहुंचेगा। लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप 100 जन्म पत्रिका पे लागू होगी, 90, 95, 99 जन्म पत्रिका पे लागू। कई बार कुछ देश काल परिस्थिति चीजें बदल जाती है। अगर 90 क्रॉस कर गई तो रूल्स 100% है। डिवोर्स का मैं मास्टर हूं और ये रूल लगता है। लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए मैं कौन सा रूल लगाता हूं? मैं नाड़ी ज्योतिष लगाता हूं। नाड़ी ज्योतिष का आती है, बड़ा ध्यान से सुनेंगे सब लोग जी। और सब लोग अपनी कुंडली पर लगाएंगे। शुक्र के द्वारा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आता है, बड़ा सामान्य सा रूल है। जिसकी भी कुंडली में शुक्र चौथे घर में बैठा है, लगन पहला घर है, दूसरा तीसरा चौथा, जिसकी भी कुंडली में चौथे घर में शुक्र बैठा है अकेला, ये रूल अकेले के लिए लागू हो रहा है। अगर उसका दूसरा घर और 7वां घर खाली है,
सेकंड स्थान में कोई ग्रह नहीं बैठे, सातवें घर में कोई ग्रह नहीं बैठे, जी। उसके जीवन में एक घरवाली और एक बाहर वाली होगी। छोटा सा रूल है। अगर दूसरे और सातवें घर में ग्रह बैठे तो एक घरवाली होगी और एक बाहर में अफेयर होंगे, वहां शादी नहीं करेगा। लेकिन चौथे घर में शुक्र अकेला बैठा हो, दूसरा सातवां घर खाली हो, तो एक पत्नी शादी करके घर में रखेगा, एक पत्नी शादी करके बाहर रखेगा। और अगर सेकंड और सातवां में ग्रह बैठे हैं तो एक पत्नी शादीशुदा होकर घर में रहेगी और एक बाहर में अफेयर कहें, लिव रिलेशनशिप कहें, जो भी कहें वो रहेगा। दूसरा रूल, शुक्र मंगल अगर कुंडली में एक साथ है तो ये मान के चलिए 70% कि आदमी का अफेयर होगा शादी के बाद। जी। और अगर नवमांश कुंडली में शुक्र मंगल एक साथ है, नवमांशा में, नवमांश कुंडली बदलती है 12 मिनट में, कुंडली बदलती है 1.5 घंटे में। नवमांश कुंडली में शुक्र मंगल अगर एक साथ बैठे हैं कहीं भी, 7वें बैठे हों, 11वें बैठे हों, लगन पे बैठे हों, तीसरे बैठे हों, चौथे बैठे हों, 5वें बैठे हों, तो 101% उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा। कहीं भी बैठा हो नवमांश कुंडली में शुक्र मंगल, उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा। या शुक्र मंगल आमने सामने हो, मंगल मान लीजिए सामने है, शुक्र सामने है, जी। तो भी उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा। ये रूल कम से कम 90% काम करते हैं। मैं जो भी बोलता हूं रूल साथ में रख के बोलता हूं। जी। मंगल शुक्र एक साथ था 12वें घर में, बृहस्पति 9th में था। अगर किसी कुंडली में मंगल शुक्र एक साथ हो तो उस व्यक्ति के अंदर वासना ज्यादा पाई जाएगी। उस व्यक्ति के अगर नवमांशा में भी ये रूल है तो शादी के बाद भी उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहेंगे, और अगर कुंडली में है तो शादी से पहले। अगर बृहस्पति 9th में हो तो जो व्यक्ति उसके साथ पहली बार शारीरिक संबंध बनाएगा, पहली बार, वह पिता या पिता का जानकार होगा। पिता का मतलब पिता ही मत मान लीजिए, पिता का भाई हो सकता है, पिता का रिश्तेदार हो सकता, मतलब भाई या पिता का जानने वाला दोस्त हो सकता है। जी। अगर 11वें घर में जुपिटर है तो बड़ा भाई का जानने वाला या बड़ा भाई या बड़े भाई का दोस्त। लगन पे बैठा पड़ोस का व्यक्ति, तीसरे घर में बैठा हो छोटा भाई या छोटे भाई का दोस्त या छोटे भाई का जानने वाला, और 5वें घर में बैठा हो हमारी संतान का जानने वाला दोस्त। मैं बहुत सी महिलाओं को जानता हूं जिनको अपने, ये पॉडकास्ट नहीं है बोलने के लिए, लेकिन मैं रोकता भी किसी चीज को नहीं हूं, 5वें घर में बृहस्पति हो और मंगल शुक्र कहीं बैठा हो नवमांशा में, तो उनका अपने बेटे के दोस्त के साथ फिजिकल संबंध है। और लेडीज मुझे बता के जाती हैं। मेरी एक जानने वाली थी, बड़ी भद्र महिला, बड़ी सज्जन महिला है, और मैं कहूंगा कि देवी हैं। उनके 5वें घर में शुक्र मंगल था। मैंने पूछा आपने लव मैरिज की? बोले नहीं। बोली मैं जैसे 12th की, पिताजी ने ऑफर दिया कि आप ग्रेजुएशन करो। मैंने कहा पिताजी मेरी शादी कर दो, मेरी शादी कर दो, नहीं तो बिगड़ जाऊंगी। बोली मैंने 18 साल में शादी की थी। शुक्र मंगल जिस लड़की की कुंडली में हो, मैं कहता हूं तुम जल्दी शादी कर लो, 18, 19, 20, 21, 22 में शादी कर लो, नहीं तो तुम्हारे बहुत से अफेयर होंगे। और अगर नवमांश कुंडली में एक साथ है तो शादी के बाद आपको अपने विवाह में खुशी नहीं मिलेगी, बाहर में आपको संबंध बना के अच्छे मिलेंगे। तो ये रूल पुरुष पे भी काम करते हैं और महिला पे भी काम करते हैं। जिसका 10वें घर में शुक्र बैठा हो, अगर पुरुष की जन्म पत्रिका में है तो साथ में काम करने वाली किसी महिला को लेकर भाग जाएगा। ऑफिस में काम कर रही है, 10वां घर कैरियर है, शुक्र पार्टनर है, वो लेके निकल जाएगा। अगर किसी लेडीज की जन्म पत्रिका में 10वें घर में शुक्र बैठा हो तो साथ में काम करने वाला किसी मर्द को लेकर निकल जाएगी। अफेयर कह लीजिए। 10वें घर में शुक्र बैठा हो, पार्टनर हल्का होगा। जैसे पुरुष की जन्म पत्रिका में है तो उसकी पार्टनर भारी होगी, शादी के बाद उसका वजन बढ़ जाएगा। शादी से पहले वजन था 50 किलो, शादी के बाद वजन हो गया 100 किलो। और अगर पुरुष की लेडीज की जन्म पत्रिका तो उसका जो हस्बैंड होगा, शादी से पहले उसका वजन 60 किलो है, शादी के बाद 90 किलो हो गया। 10वां शुक्र, पार्टनर भारी होगा शादी के बाद, शादी से पहले दुबला पतला होगा। चौथा शुक्र, एक घर वाली एक बाहर वाली। शर्त है 2, सेकंड और 7वें घर में अगर ग्रह बैठे हों तो एक घर वाली रहेगी शादीशुदा, एक बाहर में एक्स्ट्रा मैरिटल, लिव रिलेशनशिप, जो भी आप शब्द दें, क्योंकि शब्दों की मर्यादा होती है। और चौथे घर में शुक्र जिसका भी हो, अकेला हो
तो डंके की चोट पर आप बोलिए, कितने भी ग्रहों के साथ बैठा हो, 10वें शुक्र, चौथा शुक्र बैठा है, तो आप ये कह सकते हैं कि व्यक्ति को अपने चरित्र पे कंट्रोल रखना चाहिए। उसके जरूर संबंध बनेंगे। मेरे पास आज से 15 दिन पहले एक 70 साल की बुजुर्ग भद्र महिला मेरे पास आई, रोते हुए बात कर रही थी कि मेरे पति ने इस बुढ़ापे में दूसरी शादी कर ली। उनके पति की उम्र 75 साल, उनकी उम्र 70 साल, और शादी कर लिए। उनकी जन्म पत्रिका में चौथे घर में शुक्र बैठा था। तो मैं रूल बताता हूं कि 16 साल से लेकर के जब तक जवानी है तब तक ये रूल काम करेंगे। और ये रूल जो भी मैंने बताए, ये रूल 101% लागू होंगे। मैंने जो रूल बोला है ना, अभी तक जितने लोगों ने फोन किया सबकी जन्म पत्रिका, मैं कल रात में बात हो रही थी, एक सज्जन पटना से थे, मैंने बोला कि आप अपने ऊपर कंट्रोल रखें। बोले कंट्रोल कहां से रखूं, दिन भर में 10 महिला आती है, कितना कंट्रोल रखूं। अच्छे व्यक्ति थे, धार्मिक व्यक्ति थे। धार्मिक होने से आप चरित्र के अच्छे नहीं हो सकते। ये योग है तो ये सन्यासी की भी जन्म पत्रिका में होंगे तो रिजल्ट देंगे। मुझे तो लगता है संत जी, आपके इन बातों से, आपके इन रूल्स को सुन के ना, अब हर कोई अपनी कुंडली में शुक्र की पोजीशन जरूर देखेगा। ये कोई नहीं बताता। वैदिक ज्योतिष वाला कहेगा कि 7वें घर का स्वामी 6, 8, 12 में हो तो विवाह खराब होते हैं। मैं एक सज्जन को सुन रहा था, नाम बहुत बड़े थे, बोल रहे थे विवाह कुंडली मिलाते समय 2 चीज का ध्यान रखो कि 7वें घर का स्वामी 6, 8, 12। मैं हजारों जन्म पत्रिका दीजिए, 6, 8, 12 में विवाह का स्वामी बैठा, मैं शादी करने के लिए हाँ बोल देता हूं। दुनिया मना कर देती है, मैं कहता हूं शादी कर लो। जिस कुंडली को दुनिया कहती है कर लो, मैं उसको मना कर देता हूं। मैं शादी में डिवोर्स खोजता हूं। डिवोर्स नहीं है, शादी करो जी। चरित्र एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ना हो, मैं शादी करा देता हूं। जहां एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिखा मना कर देता हूं। मैंने इस चीज पर जितनी रिसर्च की, कहना नहीं चाहिए, बड़ी विनम्रता से कहूंगा, मैं जितनी मेहनत ज्योतिष के रूल पे किया हूं, उतनी मेहनत अगर भगवान को पाने पे किया होता तो मुझे विश्वास है कि भगवान के दर्शन मुझे हो गए होते जी। मेरे लिए तपस्या है ज्योतिष। आज सुबह एक सज्जन फोन किए, बोले आप संत जी। मैंने कहा हाँ। बात होने लगी किसी मुद्दे पर, बोले आप संत जी होकर इतना एग्रेसिव क्यों बोल रहे हैं। मैंने कहा इसी तरह बात करता हूं, और मैं संत जी हूं, मैं ज्योतिषी हूं, मैं कोई आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं हूं, कोई तपस्या नहीं की सिद्धि नहीं है। मेरे बोलने का टोन यही है और मैं इसी अंदाज में बात करता हूं। नाम दुनिया ने रख दिया संत जी, क्योंकि जब मैंने घर छोड़ा तो घर के लोगों ने मेरा नाम ही संत जी रख दिया। पूरी दुनिया इसी नाम से जानती है, तो मैं क्या करूं, मैं नाम बदल भी दूंगा तो अब मैं कम से कम 5 लाख लोग तो मेरे इसी नाम से वाकिफ हैं, तो मैं नाम कैसे बदल दूं। और इसी नाम का डंका इस वक्त हर जगह बज रहा है। मेरे बोलने का अंदाज बेबाक होता है, मैं मीठा नहीं बोलता, मैं गलत नहीं बोलता, झूठ नहीं बोलता। कोई सोचे मैं बड़ा मीठा बोलूं। चाणक्य ने एक लाइन लिखी थी, 3 व्यक्तियों से हमेशा सावधान रहना, जो बहुत मीठा बोलता हो, जिसका चेहरा हमेशा चमकता हो और जिसके कपड़े एकदम साफ सुथरे हो, वह आदमी धोखेबाज होगा। बहुत मीठा बोलने वाला व्यक्ति बहुत ज्ञान नहीं रखता। तमाम लोगों ने कमेंट किया था विनम्र होना चाहिए। विनम्र, मैं अभिमान के साथ नहीं बात कर रहा, लेकिन जो अनुभव है उसी भाषा में निकलती है, उसी भाषा में समझाना पड़ता है। मैं ताकत के साथ बोलता हूं जी। मेरे कुछ लोग, जब मैं बड़े नम्र आवाज में बात करता हूं, वो कॉन्फिडेंस नहीं है आपकी आवाज में, वो दमदारी नहीं है, वो आवाज में वो टसक नहीं है। मैं जब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलता हूं तो मैं कहता हूं डिप्रेशन में गया व्यक्ति भी मेरी आवाज सुन करके उसको विश्वास हो जाता है। जब पीछे की घटनाओं की चर्चा करता हूं वो सत्य होती हैं, और उतनी ही कॉन्फिडेंस से जब बोलता हूं तो उसको विश्वास बढ़ता है कि आगे वाली घटना सच होगी। मेरा काम है, व्यक्ति का समय खराब है, डिप्रेशन में जा रहा है, तो भी अपनी भाषा से उसके डिप्रेशन को रोक दूं। और ये आदत होगी 28 साल इसी तरह बात करने की, वो चाहे मंत्री हो, विधायक हो, कुछ भी हो। अब एक सज्जन आए थे, बहुत बड़े नाम थे, बोले आप आवाज में विनम्रता। मैंने कहा इसी तरह मैं बात करता हूं, चाहे कोई व्यक्ति हो, मेरी आवाज लोग जानते हैं, इसी आवाज में बात करता। मैं विनम्र बोल ही नहीं सकता, और यही मेरी विनम्रता। कोई अपमान किसी का नहीं करता, मैंने जीवन में आज तक किसी का अपमान नहीं किया जी। आगे कुछ पूछ लीजिए। बिल्कुल, और यही कारण है, मुझे लगता है ये आपकी अपनी एक असल अपनी खासियत है आपकी। अब यही चीज़ आपकी पहचान भी बन गई है, और यही कारण है आपका 29 सालों का जो अनुभव है, 29 सालों का 29 ईयर्स के अनुभव के आधार पर आज आपसे प्रेडिक्शंस लेनी है मुझे, क्योंकि आप घुमा फिरा के नहीं बोलते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं। सबसे पहले हर कोई इंतज़ार कर रहा है कि पश्चिम बंगाल में क्या होने वाला है।
2 चरणों की वोटिंग के बाद क्या फाइनली पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी जी कमल खिला पाएंगे? पिछली बार चूक गए थे। ममता दीदी के लिए भी ये कह सकते हैं कि उनके स्वाभिमान की उनकी नाक की लड़ाई बन चुकी है। बड़ा अच्छा सवाल किए हैं। इस सवाल को मैं पिछले 10 दिन से ढूंढ रहा हूँ। कुंडली नहीं है आपके मैंने पास? हजारों लोगों से कहा कि मुझे ममता बनर्जी का डेट ऑफ बर्थ दे दो। मिल पाया आपको? तमाम लोगों ने दिया, इंटरनेट से निकाल कर। ओके। उसमें 2 कमियां हैं। 1 बजे रात तक उनकी मेष राशि है। 1 बजे रात तक मेष राशि है, 12 बजे रात के बाद तारीख बदलती है, और 1 बजे रात के बाद उनकी वृषभ राशि आ रही है। मेरे बंगाल में बहुत से लोग हैं, मेरे पास जितने लोग आ रहे हैं अपने यस पॉडकास्ट के द्वारा, सब यही सवाल कर रहे हैं कि ममता बनर्जी हारेंगे कि नहीं हारेंगी। क्योंकि मेरे पास जितने लोग आए सब हिंदू आए। आपका धर्म ज्ञान आध्यात्मिक चैनल है जी। तो जो व्यक्ति सात्विक होता है, थोड़ा ईश्वर को मानता है, पूजा पाठ करता है, सबने एक स्वर से सवाल किया कि ममता बनर्जी को हारना चाहिए। मैं सबके सवाल सुनता रहा, सब पूछते रहे कि आप कुछ बोलिए। मेरे को बहुत प्रेशर आया। दिल्ली चुनाव को लेकर बहुत प्रेशर था पिछले साल। मैं डंके की चोट पर भविष्यवाणी दिया था, केजरीवाल चुनाव हार रहे हैं। केजरीवाल की कुंडली मेरे सामने थी, मैंने पूरी घटनाओं का लाइव टेलीकास्ट किया था। मैंने बहुत अध्ययन किया। मेरा एक ही ब्रह्मास्त्र है, जिसकी कुंडली पर मेरी पकड़ है, मैं उसी कुंडली को सामने रखता हूं। मैंने बहुत सर खपाए कि ममता बनर्जी का ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ मिल जाए। इंटरनेट के डेट ऑफ बर्थ को मैं नहीं मानता। ममता बनर्जी 5-7 भाई थी, गरीबी में पली बढ़ी थी, और 1950 के आसपास का जन्म था। मतलब उनकी उम्र 70 से ऊपर हो रही है। 70 साल पहले लोग कहाँ डेट ऑफ बर्थ रखते थे? घर में बच्चे पैदा होते थे जी। मोदी जी की जन्म पत्रिका को मैंने सामने रखा और मैं डंके की चोट पर बोल रहा हूं, ममता बनर्जी चुनाव हार रही है। ममता बनर्जी पहला चरण तो ठीक ठाक कर लेंगी, दूसरा चरण बुरी तरह फ्लॉप करेंगी। यह सरकार, ममता बनर्जी जो 200 कुछ सीटें पार की थी, इस बार 200 सीटें पार नहीं कर रही, वो 150 के नीचे आएंगी। और जो मीडिया में चल रहा है बीजेपी 115, 125, बीजेपी कम से कम मेरे हिसाब से 150 क्रॉस कर रही है। मैंने दोनों चरण के चुनाव निकाले हैं, पहला चरण, दूसरा चरण। पहला चरण तो ठीक ठाक चला जाएगा ममता बनर्जी का, दूसरा चरण अच्छा नहीं जाएगा। उनकी सरकार 15, 20, 25 सीटों से रह जाएगी। जो बीजेपी 75 पे थी पिछले साल, इस बार 115 मीडिया में आ रहा। मैं मीडिया के ऊपर नहीं जाता। इस 115 को आप 165 मान लीजिए, और उनका जो 180 आ रहा है, इसको आप 140 मान लीजिए। मैं अनुभव के आधार पर बोल रहा हूं। बंगाल अभी गया नहीं 2 साल से। मेरे डीजीपी थे बंगाल के, तो मैं आते जाते रहता था। अब मेरे गए 2-3-4 साल हो गए। बंगाल के तकरीबन, मैं एक दर्शक के भांति बोल रहा हूं। ज्योतिषी का अध्ययन तो मैंने बोल दिया कि ममता की कुंडली मेरे सामने नहीं है, मोदी जी की कुंडली मेरे सामने है। मोदी जी का 15 अप्रैल से 15 मई हर साल अच्छा जाता है। नोटबंदी हुई थी 2016 में, मैंने कहा नोटबंदी बहुत अच्छी है, लेकिन मोदी जी के ग्रह खराब है, नोटबंदी फेल करेगी, क्योंकि उनका हर साल 15 नवंबर से 15 दिसंबर खराब जाता है। और 15 दिसंबर जाते जाते नोटबंदी फेल हो गई थी। सब लोगों ने पैसे बदल दिए थे, जेवर ले लिए थे, फेल हो गई थी, पूरी तरह फेल हो गई थी। 15 अप्रैल से 15 मई मोदी जी का बढ़िया समय है। मैं मोदी जी की कुंडली को आधार रख के कहूंगा, बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में आ रही है, और शायद उससे ज्यादा टफ था दिल्ली का चुनाव। यहाँ मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि धर्म ज्ञान पे संधि जी पहले ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं जिन्होंने 2 चरणों की वोटिंग का रिजल्ट क्या होगा, सीटों के साथ ममता दीदी नहीं बल्कि अब की बार पश्चिम बंगाल में कमल खिल रहा है, डंके की चोट पे सबसे बड़ी भविष्यवाणी कर दी आपने। असम में सरकार बन रही है। हेमंत बिश्व शर्मा की कुंडली है मेरे पास, मैंने मंगा ली। अच्छा, ओरिजिनल मिली आपको? ओरिजिनल मिल गई, मिल गई, हाँ मिल गई। मेरे है सिलचर में बहुत से लोग हैं, सिलचर में मेरे बहुत से लोग हैं, तो उनके जानने वाले 1-2 दोस्तों ने मुझे कुंडली भेज दी। तो मैं तो पिछले 15 दिन पहले बोल रहा हूँ कि हेमंत बिश्व शर्मा की सरकार खूब बढ़िया से बन रही है। मीडिया में भी आ गया कि उनकी अच्छी सरकार बन रही है, लेकिन उसके आधार पर मैं नहीं जा रहा। मैं टीवी नहीं देखता, मैं आज तक न्यूज नहीं देखा हूँ। 6 साल हो गए न्यूज छोड़े हुए, मैं देखता ही नहीं न्यूज। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली में उनकी सरकार थी, बड़ा टफ चुनाव था, बंगाल से भी ज्यादा टफ चुनाव था जी। मैंने खूब आसानी से बोला था, खूब आसानी से, कि सरकार अरविंद केजरीवाल की नहीं आ रही। 2022 का यूपी चुनाव बड़ा कठिन था। मेरे कई आईएएस और पीसीएस अफसर जो इस सरकार में उपेक्षित हैं, मेरे अच्छे मित्र हैं,
वो मुझे फ़ोन करते थे, संत जी इस बार क्या होगा। मैंने कहा इस बार सरकार योगी जी ला रहे हैं। बोले एकदम नहीं ला रहे हैं। उन्होंने एक आदमी ने शर्त रख दी मुझसे 1 लाख रुपए की। माय गॉड। बोले 1 लाख रुपए का शर्त है, ये पूर्वांचल में हार रहे हैं पूरी तरह से और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हार रहे हैं पूरी तरह से। मैंने कहा साहब मैं कुछ नहीं जानता, मैं इतना जान रहा हूं कि योगी जी सरकार बना रहे हैं। वो भी चुनाव मोदी जी की कुंडली से मैंने बताई थी, क्योंकि मेरे पास आदित्यनाथ जी की कुंडली नहीं है, मेरे पास अखिलेश यादव जी की कुंडली नहीं है। 3 लोगों की कुंडली है आपके पास बस? किनके? हाँ 3 आदमी। चौथा हेमंत विश्व शर्मा की आ गई, अब आ गई है आगे 4। जी। 2022 का चुनाव आसान था यूपी में बीजेपी के लिए। अभी कभी अगले पॉडकास्ट में बैठूंगा, एक चरण हो जाने दीजिए, दूसरा चरण नजदीक आ जाए, क्योंकि समय जितना नजदीक आता है गोचर और स्पष्ट हो जाते हैं। जैसे आपको 100 मीटर आगे जितना साफ दिखेगा, 3 किलोमीटर आगे साफ नहीं दिखेगा। पहला चरण अप्रैल में ही है, 15 अप्रैल के आसपास जो भी है, और शायद दूसरा चरण 23 अप्रैल के आसपास है। पहला चरण आने के बाद मैं स्पष्ट घोषणा कर दूंगा कि कितनी सीटों पे आ रहे हैं, कितनी सीटों पे आ रहा है। मेरे को एक सज्जन ने 2017 में मायावती की कुंडली दी थी, डेट ऑफ बर्थ दिया था जी। मैंने कहा अगर डेट ऑफ बर्थ सही है, बोले कि 100% सही है, क्योंकि वो लोग नोएडा के आसपास के थे, तो उनके जब जन्म के आसपास के कुछ 2 बच्चों के 1-2 आधार पर डेट ऑफ बर्थ निकल गया था। मैंने उस समय बोला था मायावती की मकर राशि है, मुझे आप राशि दे दीजिए, मुझे कुछ मत दीजिए, ओरिजिनल राशि दे दीजिए, मैं बता दूंगा। मैंने बोला था 2017 में कि मायावती का बुरा वक्त चालू हो चुका है, इनकी राजनीतिक यात्रा समाप्त हो रही है, क्योंकि मकर राशि के ऊपर शनि की 7.5 2017 में प्रवेश कर गई थी। सांसद ने बोला मकर राशि तो पूरी दुनिया की है, सिर्फ आप एक राशि के ऊपर इतनी बड़ी भविष्यवाणी। मैंने कहा मैं राशि के ऊपर भविष्यवाणी करने का मास्टर हूं। अगर मैं 100 लोगों की भविष्यवाणी करूंगा, 95 लोग मेरी भविष्यवाणी से लाइव टेलीकास्ट कर रहा हूं। कुछ लोग कहते हैं कि आप लाइव टेलीकास्ट करते, अगर खुश हैं तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैंने कहा कि 2020 से 2022 मकर राशि के ऊपर भयानक शनि की 7.5 होगी और इस चुनाव में ये 10 सीट भी नहीं लाएंगे। 2022 में यूपी का विधानसभा चुनाव 1 सीट मिली थी। मैंने बोला इनकी राजनीतिक यात्रा समाप्त हो गई। लेकिन मेरा एक कोशिश करने के बाद भी ममता बनर्जी का ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ नहीं मिला। अगर ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ मिल जाता, मायावती का राजनीतिक यात्रा समाप्त हो गई, खत्म हो गई। यूपी का चुनाव है संत जी, मायावती ज्यादा से ज्यादा 3-4 सीट आ जाएंगी। इतना पैसा हो चुका है, इतना उनके पास जनबल है कि उसको बैठ के जीवन भर खाएं, राजनीतिक रसुख नहीं बढ़ने वाले। ये बात मैं सुनाने के लिए नहीं बोल रहा हूं। ये 2017, मैं झूठ नहीं बोलता, मुझे झूठ बोलने आता ही नहीं है। मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूं। 2017 में मैंने उस सांसद महोदय को बोल दिया था, वो मायावती की पार्टी में जाने वाले थे। मैंने कहा मत जाइए, कोई फायदा नहीं। बोले मैं अखिलेश की पार्टी में जाऊं, मैंने कहा कि वहां कोई फायदा नहीं, वहां आपकी बन नहीं पाएगी। अब बोले बीजेपी में मेरी बनती नहीं है। मैंने कहा बीजेपी में नहीं बनती, फिर भी आपका अच्छा प्रभाव है। मैंने उनको रोकने के लिए बताया था कि मायावती का कोई भविष्य नहीं है। अभी हर समय चर्चा करते हैं कि आपने मुझे मायावती की पार्टी में जाने से बचा लिया। हेमंत विश्व शर्मा संपूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे हैं, ये मीडिया की रिपोर्ट के आधार पर नहीं बोल रहा हूं, कुंडली के आधार पर बोल रहे हैं। हाँ 100%। ममता बनर्जी असम से दिल्ली आप आएंगे? अभी नहीं आएंगे, अभी तो 15 साल असम ही रहेंगे। 15 साल असम नहीं छोड़ने वाले। दिल्ली आना और आएंगे भी नहीं। असम एक छोटा स्टेट है, 13 या 15 लोकसभा की सीटें हैं, तो प्रधानमंत्री बनने का सपना छोड़ दीजिए। 13 लोकसभा वाला क्या प्रधानमंत्री बनाएगा? मोदी जी भी 28 लोकसभा क्षेत्र से आते हैं, गुजरात से, लेकिन उनका ऑरा इतना बड़ा था कि 150-200 सीटें उनके ऑरा से बीजेपी जीत जाती है जी। तो अभी प्रधानमंत्री पे नहीं आऊंगा, लेकिन हाँ ये 2 भविष्यवाणियां मैंने दी है कि ममता बनर्जी बहुत कठिन लड़ाई में फंस चुकी हैं। आसान नहीं है उनकी सरकार बनना, और बहुत कठिन है। लेकिन ममता बनर्जी की कुंडली मेरे सामने नहीं है, फिर भी मैंने बीजेपी की कुंडली के आधार पर बोला है कि चुनाव फंस चुका है। बीजेपी 10, 15, 20 सीट फालतू लाके सरकार बना लेगी। तो देखिए यहाँ आज आपसे बात हो गई है बंगाल को लेकर, पश्चिम बंगाल को लेकर और असम को लेकर, और वो इसलिए क्योंकि ये ऑन द डिमांड था। दर्शक आपसे जानना चाहते थे, आपकी जो ह्यूज फैन फॉलोइंग है वो आपके मुंह से इस भविष्यवाणी को सुनना चाह रही थी। वापस चलते हैं एस्ट्रोलॉजी में, संत जी के रूल्स क्या कहते हैं उन पे बात करते हैं। और सबसे बड़ी, अब मैं
जिक्र करना चाहूंगी मायावी राहु के बारे में। कहते कि राहु वो ग्रह है जो आपको चमक भी देता है, आपको ग्लैमर भी देता है, पैसा भी देता है। अगर ऐसा सच में है तो फिर शनि क्या देते हैं? शनि राहु को समझना चाहूंगी कि इन दो ग्रहों की अगर ये मित्र ग्रह हैं तो इनकी पोजीशंस हमारी ज़िंदगी में क्या कुछ हमें देती है, हमें कहाँ से कहाँ बना देती हैं, और जब बर्बादी पे आती है तो कहाँ लाकर छोड़ देती है। देखिए, आप बहुत बुद्धिमान हैं। आपने सवाल वो किया है जो आज तक किसी व्यक्ति ने मुझसे किया ही नहीं था। इसलिए किया कि मैं भी डरती हूँ, दुनिया भी डरती है नाड़ी शनि से। ज्योतिष का मैं विशेष रूल बताऊंगा। यहाँ पे मैं कुछ अलग रूल बताने वाला हूं। जी इसमें 2-4 मिनट बोलूंगा। देखिए, मैं बोलता हूं तो कुछ लोग बोलते हैं कि अपना मैं कर रहे हैं। मैं अपना मैं नहीं कर रहा हूं। मैं सामान्य व्यक्ति को समझाने के दृष्टिकोण से विस्तार देता हूं। जी मैं चाहूं तो 2 मिनट में इस रूल को बोल के खत्म कर दूं। शनि एक जज है। शनि एक IAS अफसर समझ लीजिए, जज ही समझ लीजिए। जी शनि न्याय के देवता है। वो कभी अपने ऊपर आरोप नहीं लेते। जज हैं, हाकिम हैं, बैठे हुए हैं। 2 वकील हैं, एक राहु और एक केतु। राहु सरकारी वकील है और केतु व्यक्ति का वकील है। शनि को जब कुछ किसी को दंड देना होगा, जब तक सरकारी वकील दलील नहीं देगा तब तक शनि जजमेंट नहीं दे सकते। अगर राहु आपके खिलाफ चल रहा है गोचर में, तो राहु आपके कई जन्मों की फेहरिस्त लेके आएगा। जैसे मान लीजिए इस जीवन में हम बढ़िया है, खूब बढ़िया, कोई गुनाह नहीं किया, अच्छे व्यक्ति हैं। बोलेगा राहु शायद 5वें जीवन में साहब इन्होंने तो एक बिल्ली मारी थी, कुत्ता मारा था, एक इंसान को मारा, मैं कुछ भी 10वें जीवन की फेहरिस्त लेकर आएगा, 15वें जीवन की फेहरिस्त लेकर आएगा और ला के 15 जीवन पीछे की घटना प्रस्तुत कर देगा शनि के सामने, और शनि उसी आधार पर सजा दे देगा। केतु हमारा पक्ष में है। केतु को जब दलील देनी होगी, साहब ये तो बड़े अच्छे आदमी हैं, धर्मात्मा व्यक्ति हैं, सज्जन व्यक्ति हैं, गौ सेवा करते हैं, गरीबों का ध्यान रखते हैं, सबकी मदद करते हैं, बीमार लोगों का इलाज कराते हैं, गरीब कन्याओं की शादी कराते हैं, तो केतु बृहस्पति से भी शुभ है। ओके। केतु बृहस्पति से भी शुभ है। राहु सिर्फ 3 ही जगह अच्छा होता है कुंडली में। अगर किसी कुंडली में 3, 4, 6 में बैठा, तीसरे घर में, चौथे घर में, 6वें घर में बैठा हो, तो उसका राहु हमेशा अच्छा है। राहु सबसे खराब होता है नाड़ी ज्योतिष में 8वें घर में, 12वें घर में। जिसका भी राहु 8वें और 12वें घर में बैठा और किसी लड़की की कुंडली हो, उसकी ससुराल चाहे जितनी बढ़िया होगी, उसको ससुराल का सुख नहीं मिलेगा। खूब खरबपति ससुराल हो, मालूम पड़ा सास ने कुछ नहीं दिया, दूसरे बेटे को दे दी, या घर से बाहर कर दिया गया, बेदखल कर दिया गया। कल रात में मैं एक कुंडली देख रहा था, 8वें घर में शनि राहु बैठा था। उनके फादर अहमदाबाद के नंबर 10 थे। उनके डेथ हो जाने के बाद उनकी मां ने, मतलब उनकी सास ने, बेटा और बहू को घर से बाहर निकाल दिया। कुछ नहीं मिला, विरासत में एक चवन्नी नहीं मिली। किसी लेडीज की जन्म पत्रिका में राहु 8वें घर में बैठा, 12वें घर में बैठा, एक तो उसके ससुराल गरीब होगी, और अगर अरबपति परिवार में चली गई तो वहां उसको उस पैसे का सुख नहीं मिलेगा। राहु तीसरे, चौथे, 6वें घर में, चौथे घर में कंडीशन होती है अकेला होना चाहिए। ये राहु बैठा है तो उसका शनि कंट्रोल। जी। शनि अच्छा कैसे होगा, बुरा कैसे होगा, ये तो पहले कुंडली में देखेंगे, उसके बाद गोचर में देखेंगे। अगर केतु पहला होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, पहला एक पक्ष हुआ, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां दूसरा पक्ष हुआ। अगर केतु पहले 1 से लेकर 6 में, तो शनि कहीं भी होगा अच्छा होगा। ओके। अब इसको समझते हैं। शनि को एक सांप समझिए। शनि मतलब एक सांप, उसके 2 एजेंट हैं, राहु है मुंह और केतु है पूंछ। तो सांप अगर आपके सामने हो तो उसके मुंह से ही डर लगेगा ना, काटता तो मुंह से है जी, पूंछ से तो काटता नहीं। तो सांप है केतु का पूंछ, सांप केतु है पूंछ और मुंह है राहु जी। तो अगर राहु पहले बैठा है तो शनि बड़ा खूंखार हो जाता है, ओके। पापी हो जाता है। अगर किसी कुंडली में पहले घर में, दूसरे घर में, तीसरे घर में, चौथे घर में, 5वें घर में, 6वें घर में अगर राहु बैठा है और शनि कहीं भी हो, उसका शनि खराब है 36 साल की उम्र तक। वो 36 साल की उम्र तक स्ट्रगल करेगा। मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि मैं दशा नहीं देखता जी। मैं हमेशा नाड़ी ज्योतिष में ग्रहों की उम्र पे बात करता हूं और गोचर पे बात करता हूं। घटना कब घटेगी, गोचर अष्टक वर्ग। अगर किसी की कुंडली में शनि बहुत अच्छा
वृषभ लगन की जन्म पत्रिका हो, 9th में शनि स्वगृही बैठा हो, वर्गोत्तम होकर बैठा हो, दुनिया कहती है शनि की महादशा बहुत अच्छी जाएगी। शनि लग भी गया। मैं कहता हूं 36 साल की उम्र के बाद ये शनि अच्छा फल देगा, अगर पहले राहु है तो। और अगर पहले केतु है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5, 6 में केतु है, बाद में शनि कहीं भी बैठा हो, उसका शनि अच्छा है। मैंने जितने बड़े बड़े घरों में, देखिए ये रूल 100 में 100 लागू नहीं होगा, याद रखिएगा। एक सज्जन ने सवाल किया ये रूल तो 3 जगह गलत हो गया। मैंने कहा कि ये रूल 97 जगह तो सही हुआ। आप किसी एक व्यक्ति का रूल लेकर आओ जो कम से कम 50 जगह लागू होता। मैं जितने बड़े बड़े घरों में गया हूं, पॉलिटिशियन, इंडस्ट्रियल, अरबपति, खरबपति, उनके घरों में केतु पहले पाया गया, राहु बाद में पाया गया। और जितने स्ट्रगलर व्यक्ति की कुंडली मैंने देखी है, जो स्ट्रगल करके ऊपर उठे 36 साल की उम्र तक, उनका राहु पहले केतु बाद में। तो अगर शनि को देखना है तो आपको पहले राहु केतु को देखना पड़ेगा। अब इसको 7.5 मिलाता हूं गोचर में। आज के वक्त में कुंभ राशि के ऊपर 7.5 चल रही है। पिछली भविष्यवाणी आप करके गए थे पॉडकास्ट में। हाँ, उसको मैं विस्तार देता हूं। कुंभ राशि के ऊपर 7.5 चल रही है। शनि चला गया राशि से दूसरे, लोगों को लगा 7.5 खत्म हो रही है। शनि अच्छा है कि बुरा, वो राहु से कराता है। राशि का राहु बहुत खराब होता है। अगर कुछ राशि के ऊपर राहु आके बैठ गया तो जितने ग्रहण लगेंगे आपकी राशि के ऊपर लगेंगे। राशि का राहु सबसे खराब होता है, ये पागल करा देता है, सुसाइड करवा देता है। और राशि के ऊपर राहु चल रहा है कुंभ राशि, इसलिए 7.5 ज्यादा खराब हो गई क्योंकि राहु आ गया। अभी मीन राशि के ऊपर शनि चल रहा है, लेकिन राहु मीन राशि के ऊपर नहीं है, राहु कुंभ राशि के ऊपर है। मीन राशि के लिए कहने के लिए कठिन 7.5 सबसे खराब 7.5 है, लेकिन मीन राशि उतनी परेशान नहीं है जितनी कुंभ है, क्योंकि राहु का गोचर 5 जगह, ये मैं बड़ी बात बता रहा हूं। दुनिया को राहु का गोचर देखने नहीं आता। सिर्फ जब राहु नक्षत्र परिवर्तन करता हल्ला हो जाता है, राहु का नक्षत्र राहु राशि परिवर्तन करता हल्ला हो जाता है। राहु किस किस के लिए अच्छा है, किस किस के लिए बुरा, आज मैं बता रहा हूं। राशि का राहु पागल कर देता है। राशि का तीसरा राहु अच्छा होता है, राशि का 6वां राहु अच्छा होता है, राशि से 11वां राहु अच्छा होता है। कहां कहां ज्यादा खराब होता है? राशि का राहु सबसे खराब। राशि से 4था राहु घर से निकलाकर फेंकवा देगा, घर ही बदलवा देगा, घर फेंकवा देगा, कुर्की जब्ती करा देगा। आपको दुनिया का कोई भी ऐसा कोना नहीं जहां आप खुश रह पाए 72 घंटा। फिर राशि से 8वां राहु जेल भेजवा देगा, राशि से 10वां राहु बेइज्जत करा देगा, और राशि से 12वां राहु पैसे का नाश करा देगा। एक बुद्ध के ऊपर रूल करता हूं। मैं सबसे विनम्रता से निवेदन करता हूं, मैं एक सूत्र बोल रहा हूं, उसको आप लोग ढूंढ के बताइएगा, अगले पॉडकास्ट में जवाब दूंगा जी। बुद्ध हमेशा सूरज के साथ रहता है, बिल्कुल राजकुमार है, हमेशा सूरज के साथ रहता है। सूरज और बकरी ग्रह का नियम है कि सूरज से जब कोई ग्रह 5 घर आगे 9 घर आगे जाता है तो बकरी होता है जी। लेकिन सूरज बुद्ध साथ रहते रहते अचानक बुद्ध बकरी क्यों हो जाता है? जैसा अभी कुंभ राशि में बकरी था, सूरज बुद्ध साथ में थे, फिर यहां से निकलेगा किसी और राशि में बकरी होगा, फिर किसी और राशि में, क्यों? चलते चलते अचानक किसी राशि में क्यों बकरी हो जाता है? मैंने इसको सवाल को कई लोगों से पूछा, ज्योतिष तो बता ही नहीं सकते। जो पंचांग बनाते हैं वही बताते हैं बुद्ध कब बकरी होगा। मैंने उनसे भी इसका जवाब नहीं मिला। बोले बस गणना में आती, हम बना देते हैं, यहां बकरी करना कर दिए। क्यों? आज से 5 साल आगे बिना पंचांग देखे क्या कोई बता सकता है बुद्ध किस राशि में जाकर बकरी होगा? 28 साल लगे सीखने में। बुद्ध चलते चलते किसी खास राशि में ही क्यों बकरी हो जाता है, अब ये अगली किस राशि में बकरी होगा? अगर जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल ना करे, पंचांग इस्तेमाल ना करे, मैं सबसे पूछ रहा हूं, बिना पंचांग बिना सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया आप बता सकते हैं बुद्ध किस राशि में बकरी होगा? मैं यहां बैठे बैठे अगले 10 साल तक बता सकता हूं कि बुद्ध किस किस राशि में कब बकरी होगा। तो इसका मुझे जवाब चाहिए, सबसे विनम्रता से अनुरोध कर रहा हूं, क्योंकि मैंने इसको ढूंढा है। मैं देखता हूं कि आप लोग कहां तक इसको ढूंढ पा रहे हैं। मैं इस जवाब का इंतजार करूंगा, अगले पॉडकास्ट में इसकी चर्चा करूंगा। जवाब खोजा जाएगा आपके कमेंट्स में। और अब बात की जाएगी, देखिए हमने शनि राहु केतु को समझने की कोशिश की है, और मुझे लगता है कि हम एक पॉडकास्ट में इन 3 बड़े ग्रहों को इतनी आसानी से नहीं समझ सकते हैं। लेकिन अब मैं बात करना चाहूंगी चंद्रमा जो शीतलता का प्रतीक है, चंद्रमा माँ का प्रतीक है। कहते हैं महिलाओं के लिए तो कि उनके स्वभाव में शीतलता होनी चाहिए। चंद्रमा कहीं ना कहीं आपके आकर्षण को भी
झलकाता है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि चंद्रमा अन्य ग्रहों की तुलना में कमजोर रह जाता है। चंद्रमा मन का कारक है। मनः मनुष्याणाम बंधनम मोक्षाणाम, मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। कई बार आप देखते होंगे इंसान की जेब से 10,000 रुपये गिर जाए तो बड़ा परेशान हो जाता है जी। उसके पास करोड़ों है फिर भी परेशान, 10,000 कहाँ गए। दोनों जेब टटोलता है, गाड़ी टटोलता है, घर टटोल देता है। और कई बार आप अपनी मर्जी से करोड़ों रुपए दान कर देते हैं। जब ये राम मंदिर बन रहा था मेरे कई लोगों ने अरबों रुपया दान किए, अरबों रुपया अपनी खुशी के लिए। इंसान का मन करता है तो अपनी पूरी संपत्ति दान कर देता है, पूरी मेहनत की कमाई। कहते हैं कि हम पैसा जो है ना जान हथेली पे लेके कमाते, पैसा जान हथेली पर रख के कमाता है। व्यक्ति घर से बाहर निकला नौकरी करने, रास्ते में एक्सीडेंट भी हो सकता था, मर भी सकता था। पैसा जो है जान हथेली पर रख के कमाता है व्यक्ति, और वहीं पूरी संपत्ति दान करके बड़ा खुश रहता है। कई बार व्यक्ति का थोड़ा सा पैसा बाजार में डूब जाता है तो डिप्रेशन में चला जाता है। मनः मनुष्याणाम बंधनम मोक्षाणाम, मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। जी। आजकल शादी मन से हो रही है, पहले शादी मन से नहीं होती थी। पहले था कि दो परिवार हैं, प्रतिष्ठित परिवार हैं, दोनों परिवार अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए अपना बेटी और अपने बेटे की शादी कर देते थे। जी। पहले दो राजा होते थे, जो राजा कमजोर होता था अपनी बेटी की शादी उस राज में कर देता था ताकि परिवार के एक संबंध बन जाए। जी। उसमें व्यक्तिगत खुशी नहीं देखी जाती थी। अब जिसका चंद्रमा खराब, जिस लेडीज का चंद्रमा खराब, उसकी मैरिज लाइफ खराब। ओके। मैं कुंडली मिलाते समय इसको विशेष ध्यान देता हूं। अगर किसी का चंद्रमा राहु से पीड़ित है, शनि से पीड़ित है, मैं कहता हूं ये लड़की बड़ी खुश नहीं रहेगी। इसको स्वर्ग में बिठा दो तब भी दुखी रहेगी। चंद्रमा अगर किसी कुंडली में खराब है, चंद्रमा केतु से पीड़ित हो, सास बहू का झगड़ा रहेगा। चंद्रमा राहु से पीड़ित हो, खुश नहीं रहेगी। चंद्र शनि वाले धरती के कोई भी ऐसा कोना नहीं जहां 72 घंटे से ज्यादा खुश रह पाए, चाहे आप उनको स्वर्ग में बिठा दो। अब किसी लेडीज की जन्म पत्रिका, लेडी तो सेंसिटिव होती है जी। जब जब चंद्रमा चेंज करता है, पूर्णिमा अमावस्या आती है, परेशानी आती है। प्लस महिलाएं बड़ी सेंसिटिव होती हैं। जी। जिस लेडीज की जन्म पत्रिका में चंद्रमा पीड़ित है, और चंद्रमा कहाँ कहाँ पीड़ित होता है, जिसका चंद्रमा 6वें 8वें 12वें में हो, वो परेशान आत्मा होगी। ओह माय गॉड। 6 8 12 वाली लेडी परेशान होगी। अगर उसमें केतु से पीड़ित हो, राहु से पीड़ित हो, शनि से पीड़ित हो तो और ज्यादा परेशान। 10वें घर का चंद्रमा बहुत खराब होता है। जी। जिसका चंद्रमा उच्च का हो, नवम में हो, लगन पे हो, तीसरे बैठा हो, चौथे बैठा हो, 5वें बैठा हो, 7वें बैठा, वो लेडी तो ठीक रहेंगी। तो जिसका भी चंद्रमा खराब है उसका सब कुछ खराब है। मन खराब तो सब खराब। खास करके लेडीज का विवाह टूट रहा है चंद्रमा के खराब होने से। मेरे पास कई लेडीज आई जिनकी कुंडली में डिवोर्स नहीं था, खूब डिवोर्स हो रहा है। मैं देख रहा हूं चंद्रमा खराब है, क्योंकि वो मन की खुशी के लिए शादी की थी, प्रेम विवाह किए थे, मन की खुशी खत्म हो गई, विवाह में निराशा आ रही है, उनको इंजॉयमेंट चाहिए, उन्होंने इस शादी को तोड़ के दूसरी शादी कर ली। जिसका भी चंद्रमा पीड़ित है शनि से या राहु से या केतु से, और 6 8 12 में बैठा हूं, मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि अरबपति नहीं हो, खरबपति क्यों ना हो, वो 72 घंटे भी खुश नहीं रह सकता। यही चंद्रमा की आपको कैंसर भी दे देता है? 10वें घर का चंद्रमा माता पिता में किसी एक को कैंसर देता है। प्लस जिसका चंद्रमा कमजोर है उसके घर में कोई खुशी आई, खुशी को एंजॉय नहीं कर पाएगा। 72 घंटे तक एंजॉय करते करते कोई दुख दरवाजे पे आके खड़ा हो जाएगा। अच्छा। ये एंजॉयमेंट नहीं होने देता। चंद्रमा बहुत ही संवेदनशील प्लेनेट है, चंद्रमा को देखना पड़ेगा। मैं विवाह में कुंडली मिलाते समय मैं चंद्रमा की पोजीशन को जरूर देखता हूं कि चंद्रमा है कितना बढ़िया। अगर चंद्रमा बढ़िया है तो मैं बोलता हूं इस लड़की से शादी कर लो, पॉजिटिव है। ये अभाव में भी अपना सुख सुविधा निकाल लेगी। एक छोटा सा प्रसंग चर्चा करूंगा। विवेकानंद, देखिए मुझे प्रसंग की चर्चा करने में आनंद आता है, तभी लोग चीजों को समझ पाते हैं। और मुझे सुनने में आनंद आता है। विवेकानंद जी। के जब पिताजी की डेथ हो गई और उनके चाचा ने उनकी सारी संपत्ति हड़प ली, गरीबी आ गई, घर में खाने को नहीं थे। विवेकानंद की बहन ने आत्महत्या कर लिया, घर में खाने को कुछ नहीं था। कलकत्ता की सड़कों पे सर्दी में विवेकानंद नंगे पैर और सिंपल कपड़ा पहन के घूमते थे। उनके पिताजी बैरिस्टर थे, तो भाई बैरिस्टर का बेटा था तो स्कूल में पढ़े होंगे तो बैरिस्टर के बेटे पढ़े होंगे। अंग्रेजों का जमाना था, ऐसा नहीं कि बैरिस्टर के बेटे के साथ सामान्य व्यक्ति पढ़ ले। और कलकत्ता की सड़कों पे नंगे घूमते थे। तो उनके दोस्त आते थे गाड़ी पे बैठकर, अरे विवेक
कहाँ जा रहे हो नंगे, बिना जूते के, बिना कपड़े के, कहाँ, ठंड में? बोले सन्यासी बन रहा हूं, और सन्यासी को जूते की जरूरत नहीं है और सन्यासी को कपड़े की जरूरत नहीं है, सन्यासी बनने का अभ्यास कर रहा हूं। वो जबरदस्ती उनको गाड़ी में बिठाते थे, अपना कोट देते थे, अपना जूता देते थे, ले जाकर रेस्टोरेंट में खाना खिलाते थे, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे घर गरीबी आ चुकी है, कपड़े नहीं है, जूते नहीं है। अब विवेकानंद ने लिखा है कि अपने अभाव को भी इस तरह प्रस्तुत करो कि वो अभाव भी तुम्हारी खूबियां दिखे। मेरा जो अभाव है, जो मेरा दुर्भाग्य है, इस दुर्भाग्य को भी मैं इस रूप में प्रस्तुत करूंगा कि दुनिया की नजरों में सौभाग्य दिखे। अगर मेरे पास पैसे नहीं है, कपड़े ढंग के नहीं है, तो मैं ये कह सकता हूं मुझे कपड़े पहनता ही नहीं जी। जूते नहीं है, मैं जूते नहीं पहनता। ऐसा नहीं कि रोना चालू कर दे कि मेरे पास जूते नहीं है जी। चंद्रमा जिसका खराब है वह अपनी खूबियों का भी कमियां मान के रोता रहेगा, और जिसका चंद्रमा अच्छा है वह अपनी कमियों को भी इस रूप में प्रस्तुत करेगा कि वो आपको खूबियां लगे। अच्छा देखिए, हमने रिश्तों पे बात की। आप बताते कि आप डाइवोर्स के मास्टर हैं, आप बता देते कि सामने वाले का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है नहीं चल रहा है। क्या आपके पास कुछ ऐसे भी क्लाइंट्स आए जो ये पूछे कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि कहीं मैं विधवा ना हो जाऊं, मेरा जीवन साथी क्या लंबे समय तक मेरे साथ रहेगा नहीं रहेगा? एक भय होता है अपने जीवन साथी के प्रति। ऐसे सवाल 1% लोग करते हैं। कि सवाल ही आपके व्यक्तित्व और चरित्र का निर्माण करता है। जो महिला पतिव्रता होगी, विवाह को विवाह मानती होगी, विवाह को 7 जन्मों का बंधन धर्म के अनुरूप मानती होगी, वही सवाल करेगी। हमारे भारतीय परंपरा में, आज की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो महिला 60, 65, 70 की वर्ण है, उनका पहला सवाल होता है कि मेरी मृत्यु पति से पहले होगी कि नहीं जी। क्योंकि हमारे भारतीय समाज में सौभाग्य माना जाता है कि महिला पति से पहले मरे। अच्छा, ऐसा सच में होता है? हाँ, क्योंकि इसका कारण बता रहा हूं जी। इसको 200 साल पीछे जाइए। पहले कहा जाता था औरत अगर धर्मात्मा है, सती है, तो उसके जिंदा रहते उसके पति की मृत्यु नहीं हो सकती। औरत की रहते अगर उसके पति की मृत्यु हो गई तो यह मान लिया जाता था कि यह औरत धर्मात्मा नहीं है, सती नहीं है। जालंधर का प्रसंग सुनाता हूं। जालंधर की पत्नी बहुत सती थी, युद्ध में पराजित नहीं हो रहा था। भगवान विष्णु ने रूप बदल करके उसकी पत्नी के साथ भोग किया और उधर उसका सतीत्व नष्ट हुआ, उधर जालंधर मारा गया। जी जी जी। तो अब पहले पति जब मर जाते थे तो साथ में पत्नी को उनकी चिता पे जल के भस्म होना पड़ता था। सती प्रथा। तो सती प्रथा बंद हुई तो विधवा को बड़ा अपमान होता था। विधवा को कोई अपने शादी विवाह में नहीं बुलाता था, घर पे शगुन में नहीं लाता। विधवा एक तरीके से मंदिर में रहती थी, बड़ा उपेक्षित रहती थी और विधवा का मुंह देखना पाप माना जाता था जी। तो आप उस समाज को जोड़िए कि जहां विधवा के साथ इतनी जलालतें होती थी तो महिलाएं सोचती थी कि हमारी मृत्यु पति से पहले हो जाए। आजकल लोग तो अपने हाथों अपने पति की हत्या कर रहे हैं। डिवोर्स क्या है? अपने हाथों अपने पति की हत्या करना। तो आजकल की जनरेशन तो ये सवाल नहीं करती। 1%, 100 में 1% कि मेरी मृत्यु पति से पहले होगी। क्योंकि धरती पे देखिए कलयुग में 3 विश्व पाप 1 विश्व पुण्य है। अगर 4 आदमी में 3 आदमी खराब है तो 1 आदमी अच्छा है, 25% अच्छा है। लेकिन जो भीड़ है 75% की है। लेकिन जो पुराने लोग हैं, पहला ही सवाल होता है मेरी मृत्यु पति से पहले होगी बाद में होगी। इसका रूल बता देता हूं, बड़ा आसान रूल है। अगर किसी लेडीज की जन्म पत्रिका में 8वें घर में चंद्रमा, बृहस्पति, शुक्र बैठा हो तो उसकी पति की मृत्यु उससे बाद होगी। वो सौभाग्यवती मृत्यु को प्राप्त होगी। अगर किसी महिला की जन्म पत्रिका में 8वें घर में बृहस्पति बैठा, बृहस्पति पति का भी कारक होता है, 8वां घर मृत्यु का भी होता है, और बृहस्पति जहां कहीं अकेले जाता है उस भाव का नाश करता है, तो वह महिला सौभाग्यवती मृत्यु को प्राप्त होगी। 7वां घर विवाह है, 8वां घर विवाह का सुख है, वहां पर शुभ ग्रह बैठे हैं तो उसके मृत्यु के बाद यश फैलेगा कि ये महिला अपने पति से पहले गई। हमारा समाज आज भी आदर की दृष्टि से देखता है जो महिला पति से पहले जाती जी। और जिस लेडीज की जन्म पत्रिका में 8वें घर में शनि, राहु बैठा हो, केतु बैठा हो तो उसको विधवा बनने का योग है। इस पे एक रूल और बताता हूं। किसी बच्चे की जन्म पत्रिका में 4थे घर में शनि बैठा हो, 4थे घर में शनि बैठा हो तो आप ये मान के चलिए कि उसकी माता विधवा बनेगी और 15-20 साल विधवा बन के रहेगी। हजारों जन्म पत्रिका मैंने देखा, 4थे घर का शनि, चाहे स्वगृही क्यों ना, उच्च का ही क्यों ना, उसकी माता, अब देखिए रूल्स 1 से लेकर 100 पे लागू नहीं होगा, मतलब कम से कम मैं जो रूल बोल रहा हूं, कम से कम 75% की मैं गारंटी देता हूं, 95% की गारंटी, 1-2% अपवाद में रखिए जी। अगर एक माँ के 5 बेटे, एक के 4थे घर में शनि बैठा हो, औरों की जन्म पत्रिका में ना बैठा हो तो उसके शनि बैठने से माँ विधवा नहीं हो जाएगी। लेकिन मैंने 100 में 90 जगह देखा है 4थे घर में अगर शनि बैठा है
तो उसकी माँ 15, 20, 25 साल विधवा बनकर रहेगी। इसमें एक छोटी सी और मैं जो आज बात करूंगा ज्योतिष रूल पे बात करूंगा। जी। मेरे 95, 96, 97 के बहुत दोस्त हैं मेरी सर्किल में। मेरे दोस्त 70, 75 साल से ऊपर वाले, नीचे वाले नहीं है। मेरी उम्र 50 साल के आसपास है, लेकिन मेरे 47 से लेकर के 60 तक के ही दोस्त ज्यादा है। 95, 96, 97 सॉरी 55, 56, 57 में वृश्चिक राशि में शनि था। मैंने अनुभव में देखा है सबके, मतलब ए से लेकर जेड तक की बात कर रहा हूं। वृश्चिक राशि में शनि 55 से लेकर 57 तक था। वृश्चिक राशि में जिसका भी शनि कहीं भी बैठा हो, उसकी माता की मृत्यु बाद में होगी, पिता की मृत्यु पहले होगी। और माता और पिता की मृत्यु में कम से कम 15 साल से 40 साल का फर्क होगा। कम से कम 15 साल से 40 साल। मुकेश अंबानी की जन्म पत्रिका लेता हूं, क्योंकि उनको पूरी दुनिया जानती है जी। उनका वृश्चिक राशि में शनि है। तुला लग्न की कुंडली है, वृश्चिक राशि है और धनु राशि है। ओरिजिनल कुंडली आपके पास है लगता है? मेरे उनके पूरे परिवार की ओरिजिनल कुंडली मेरे पास है। मैं किसी को नहीं दूंगा, किसी को नहीं दूंगा। मैंने वचन दे रखी है कि कुछ भी हो जाए, ये डेट ऑफ बर्थ में किसी को नहीं बताऊंगा। मैंने बस इतना बता दिया, तुला लग्न की कुंडली है, धनु राशि है, और जो समझदार होगा तुला लग्न पे बहुत कुछ पकड़ लेगा। उनका शनि वृश्चिक राशि में बैठा है। मैं सारे ज्योतिष के विद्वान प्रेमियों से ये मैं कहता हूं, ये 85, 86, 87 में लागू नहीं हो रहा, क्योंकि अभी उनकी उम्र कोई ज्यादा नहीं हुई है। हर जिसकी 85 है उसके पिता की उम्र ज्यादा 60, 65 होगी जी। माता की उम्र 55, 60 होगी। लेकिन जो 55, 56, 57 वाले हैं, उनके फादर किसी के 80 में मर गए, किसी के 90 में मर गए, किसी के 95 में मर गए। धीरू भाई अंबानी की मृत्यु 2005 के आसपास हुई थी, आज 2026 है। मतलब मुकेश अंबानी की माता जी अभी 21 साल से जिंदा है। जी। मेरे एक जानने वाले तो बहुत हैं, मेरे सारे सर्किल में 55, 56, 57 के हैं। वृश्चिक राशि में एक लगन पे शनि बैठा है, उनके पिता की मृत्यु 90 में हुई, माता जी अभी जीवित हैं। मेरे एक जानने वाले और हैं, सांसद हैं, वृश्चिक लगन पे शनि राहु, उनके माता जी आज भी जीवित हैं, 100 साल की हो गई, 100 साल की होने जा रही हैं, सबसे छोटे संतान थे। मेरे एक और जानने वाले कर्क लगन वृश्चिक राशि में शनि 5वें घर में बैठा, उनकी माता जी 95 साल की हो गई, पिताजी मर गए 90 में। यह नियम आज तक गलत नहीं हुआ। और चौथे घर के शनि का एक और खासियत बताऊं, जिसका भी चौथे घर में शनि होगा, उसकी माता के विधवा बनने के योग 99.99% है, और माता कम से कम 10, 15, 20 साल विधवा बनकर रहेंगी। ओके। चौथे घर में शनि की एक और खासियत, इसको मैं दावा नहीं करूंगा, क्योंकि अभी मैं इस रूल को आजमाया हूं, 15-20 जगह लागू हुआ, क्योंकि मृत्यु तो रोज रोज नहीं होती ना, जन्म रोज रोज होता है। मेरा मृत्यु पे सटीक प्रेडिक्शन नहीं है, क्योंकि मेरे प्रेडिक्शन की कुछ लोग 10 साल बाद मरेंगे, कुछ 15 साल बाद मरेंगे, कुछ 20 साल, लेकिन 7-8 लोग मरे हैं। और किस कारण से मरे ये मैं बताता हूं। चौथे घर में जब शनि होता है, किसी भी राशि का, एक मेरे सज्जन थे, कर्क लगन की कुंडली थी, तुला राशि में शनि चौथे घर में बैठा था। तो शनि एक चक्र 30 साल में पूरा करता है। 2.5 साल एक राशि में रहते, 12 राशि, तो जहां शनि है वहां से अगर शुरू करेंगे तो 30 साल में शनि फिर वहां जाएगा, फिर दूसरा 30 साल में शनि वहां आ जाएगा। कर्क लगन तुला राशि, तुला राशि पर शनि गया था 2011 से लेकर 2014। जब शनि के ऊपर शनि दूसरे चक्र में ट्रांसफर करेगा, यानी 57 से लेकर 60, व्यक्ति के शरीर में धीरे धीरे कैंसर बनना चालू होगा। और जब शनि वहां से निकल जाएगा तो कैंसर पता लग जाएगा। अगर आपकी समय खराब 3 साल बाद है ना, 3 साल बाद आपकी डेथ होगी, 4 साल बाद खराब रहे, 4 साल बाद डेथ होगी, 5 साल बाद समय खराब रहे, 5 साल बाद डेथ होगी। तो शनि के ऊपर जब शनि जाता है, शरीर में कैंसर बनता है। कैंसर तो 4-5 साल बाद पता लगता है। जब शनि के ऊपर से शनि निकलता है तो कैंसर पता लगता है। जब तक आपका बहुत बुरा वक्त नहीं आएगा तब तक वो कैंसर का इलाज चलेगा, जब वक्त बुरा आएगा आपकी डेथ हो जाएगी। ये मैंने पहला रूल निकाला था 2012 से 14 में। मैंने बोला था, बहुत बड़े व्यक्ति थे, मेडिकल कॉलेज, उनके यहाँ कोई व्यवस्था की कमी नहीं। मैंने उनको इशारा कर दिया था कि आपकी केतु शनि आ रहा है, इस कैंसर दे सकता है। बुध की महादशा खत्म हुई, केतु की महादशा शुरू हुई, केतु खराब था।
16 में कैंसर पता लगा, 12 से 14 कैंसर बनाया, हम्म। बीमार रहते थे, तमाम टेस्ट हुए, कुछ ना निकले, अचानक एक टेस्ट में कैंसर आ गया, फेफड़े का कैंसर। क्योंकि कैंसर एक दिन में शरीर में नहीं बनता, जी, धीरे धीरे बनता रहता है। 16 में उनकी डेथ हो गई। हम्म। केतु की दशा खराब थी, आती डेथ हो गई। शनि की ढैया लगी थी, डेथ हो गई। मेरे एक और जानने वाले, बड़ी अच्छी कुंडली तुला लगन की, शनि चौथे घर में स्वगृही, शनि की महादशा लगी। मैं चौथे घर के शनि को बहुत खराब मानता हूं, बहुत खराब मानता हूं, चाहे उच्च का हो या स्वगृही हो, खराब है तो खराब है। तमाम ज्योतिषियों ने बोला ये शनि की महादशा बहुत बड़ी महादशा, राजयोग देगी, तमाम बढ़िया देगी। मैंने कहा ये शनि की महादशा बहुत खराब है। जिसका भी चौथे घर में शनि बैठा हो, मैं उसको बोलता हूं कि तू थोड़ा शराब पिया कर। चौथे घर के शनि वाला अगर जहर पीता है तो उसका जहर नष्ट होता है। कई लोग बोलते हैं मैं शराब नहीं पी सकता, मैं कहता हूं होम्योपैथिक में शराब होती है। आप 4 बूंद होम्योपैथ की दवा पानी में मिला के पी लिया करो, शराब हो गई। 4 ही बूंद पियो, लेकिन पियो। चौथे घर में शनि, तुला लग्न की जन्म पत्रिका, मकर राशि में शनि। मकर राशि में शनि के ऊपर शनि जब 60वें साल में ट्रांजिट किया, मकर राशि पर शनि था 2020 से 2022, 60वें साल में ट्रांजिट किया, उनके शरीर में कैंसर बन गया। जब कुंभ राशि पे आया 2023 में, तो कैंसर का इलाज चलने लगा। उनकी मेष राशि, शनि की 7.5, मार्च 2025 में 7.5 लगती है। 2023 में जब शनि कुंभ राशि में आया तो उनका इलाज चालू हुआ। 23 में इलाज हुआ, 24 में इलाज हुआ, 25 में इलाज हुआ, 25 लास्ट में उनकी डेथ हो गई जी। ऐसे कई उदाहरण हैं, लेकिन मैं अभी इस रोल को दावे के साथ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मुझे अभी 5-7 साल और चाहिए, क्योंकि तमाम लोगों की जब मृत्यु हो जाएगी, बहुत से लोग हैं जिनका चौथे घर में शनि बैठा, मैं उनको बताया हूं कि दूसरे चक्र में जब शनि जाएगा तो आप मान के चलना कि आपको कैंसर की स्थिति बनेगी और 4-5-6 साल के अंदर आपकी कैंसर से डेथ होगी। और जिसका भी चौथे घर में शनि बैठा है, 100 में 70, 80, 90 जगह उसकी मां को विधवा बनने का योग है, पिता से 15-20 साल ज्यादा माता जिंदा रहेंगी। 10वें घर में जब चंद्रमा बैठा तो वह व्यक्ति के परिवार में माता पिता में किसी एक को कैंसर होने की संभावना रहती है, क्योंकि 10वां घर शनि का है। और शनि के घर में जब चंद्रमा बैठता तो चंद्र शनि मिलकर जहर योग बनते हैं। और चौथा घर चंद्रमा का है, चौथे घर में जब शनि बैठता तो चंद्रमा के घर में जब शनि गया तो चंद्र शनि मिलकर जहर योग बने, और जहर यानी कैंसर, विश्व, सही कहा। इसका इलाज नहीं है। ये ज्योतिष के छोटे छोटे ऐसे रूल हैं जिसको आदमी आजमाए। देखिए, एक आदमी पे नहीं, कम से कम साल, 2 साल, 5 साल आप उस रूल को आजमाओ। और मैं जितना भी रूल आपके पॉडकास्ट पे बोल रहा हूं, ये सब मेरा परीक्षित, आजमाया और डंके की चोट वाले उपाय हैं, जो आज तक मेरे जीवन में गलत साबित नहीं हुए। जी बिल्कुल। और देखिए, आज के इस पॉडकास्ट से मैंने एक चीज़ तो जानी है कि ज्योतिष में आपके फंडामेंटल्स एकदम क्लियर होना चाहिए। ज्योतिष आपका अनुभव है, ज्योतिष आपकी गणना है, और ज्योतिष आपके रूल्स हैं, जैसे कि संत जी के रूल्स हैं। बस जाते जाते संत जी, आज के इस पॉडकास्ट के सारांश के रूप में आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, प्लीज़? बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। मैं सबको यही कहूंगा, चंद्रमा को ठीक रखो। मन का चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा को ठीक रखने का सबसे बढ़िया उपाय है, सबसे बढ़िया उपाय, नाड़ी ज्योतिष का उपाय बता रहा हूं। माता को खुश रखो, माता को प्रणाम करो। चंद्रमा मन है, चंद्रमा माता है। अगर आपका मन ठीक है तो आपकी माता ठीक रहेंगी, आपकी माता ठीक है तो आप ठीक रहेंगे। जैसे बच्चे जन्म लेते हैं, जिस बच्चे की जन्म पत्रिका में चंद्रमा शनि एक साथ बैठा है, वह बच्चा जब माता के पेट में रहा तो माता पूरी तरह परेशान रही, चाहे घर का माहौल खराब था, या उसकी मैरिज लाइफ खराब थी, या उसकी हेल्थ खराब थी, या उसकी जो भी स्थिति खराब थी, तभी बच्चे की जन्म पत्रिका में चंद्रमा शनि एक साथ आया। या जिनका अमावस योग में जन्म है, सूरज चंद्रमा एक साथ है, उनकी माता परेशान नहीं, तभी बच्चा अमावस योग में हुआ। और जितने लोग मेरे पास आते हैं अमावस योग वाले, चंद्र शनि वाले, परेशान रहते हैं। तो चंद्रमा को ठीक रखना है तो पहले माताएं प्रेगनेंसी में खुश रहें। जी। सीता जी जब गर्भ धारण हुआ तो जंगल चली गई, अच्छे वातावरण में रहीं, अच्छे माहौल में रहीं, जिससे उनके बड़े योग्य और अच्छे संस्कारवान पुत्र पैदा हुए, लव कुश। अगर आपका चंद्रमा कुंडली में खराब है, चंद्रमा 6, 8, 12 में खराब होता है, चंद्र शनि के साथ खराब होता है, चंद्र राहु के साथ खराब होता है, चंद्र बुध के साथ खराब होता है, माता की सेवा करो, भगवान शिव की आराधना करो। भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा पाए जाते हैं। भगवान शिव की पूजा करने से चंद्रमा को पावर मिलती है। घर में चावल रखो, घर में गंगा जल रखो, ओम नमः शिवाय का जाप करो, सोमवार का उपवास रखो। इन सब चीजों से आपका चंद्रमा शीतल रहेगा, शांत रहेगा। माता के चरणों में बैठो, चंद्रमा माता है,
और सारे ग्रह चंद्रमा के घर में आके बैठते। चंद्रमा को एक बड़ा अच्छा रूल बता रहा हूं, सारे ग्रह चंद्रमा को माता मान के कसम खाते हैं कि मैं गुनाह नहीं करूंगा। मैंने आपको शुरू में बोला था कि चौथे घर में राहु अकेला शरारत नहीं करता, राहु शरारती ग्रह है, लेकिन वो चंद्रमा के घर में जब जाता है तो चंद्रमा को उसने माता माना है, कसम खाया कि मैं गुनाह नहीं करूंगा, तो चंद्रमा को देख करके वो शांत हो जाता है। और इसको ठीक करने का, चंद्रमा को ठीक करने का अच्छा उपाय क्या है? राहु क्या है? स्वप्न है। राहु हमारी मस्तिष्क है, खोपड़ी है, स्वप्न है। जब हम रात्रि अंधेरा भी है, तो जब हम रात में सोने जाएं तो लाइट बंद कर दें, लाइट बंद होते राहु आ गया। स्वप्न विचार जो स्वप्न आते हैं, नींद है वो राहु है, तो नींद आएगी, स्वप्न उल्टे सीधे आएंगे, विचार उल्टे सीधे आते हैं। एक गिलास पानी चांदी के गिलास में रखें तो अति उत्तम, या स्टील के गिलास में रखें जी। खुला, ढके नहीं। चांदी चंद्रमा, जल चंद्रमा, अंधेरा राहु। आप एक गिलास पानी कमरे में रखो, ढकना मत। राहु क्या करेगा? आकर के चुपचाप पानी में बैठ जाएगा, शरारत नहीं करेगा, कोई बुरे स्वप्न नहीं आएंगे, कोई अज्ञात भय नहीं आएगा, कोई निगेटिव थॉट नहीं आएंगे, अच्छी नींद आएगी। राहु उसमें आके बैठ चुका है। सुबह उठो, उस पानी को पेड़ पौधों पे डाल दो, तुलसी जी पे मत डालना, इससे आपका राहु ठीक होगा। अज्ञात भय से बचना है तो ये है। चंद्रमा को मजबूत करना है तो चांदी का कड़ा हाथ में धारण करो, घर में चावल रखो, गंगा जल रखो, चांदी रखो, माता की सेवा करो, भगवान शिव की पूजा करो, ओम नमः शिवाय का जाप करो, इससे भी आपका चंद्रमा ठीक होगा। राहु ठीक है तो चंद्रमा भी ठीक रहेगा, क्योंकि चंद्रमा को राहु के द्वारा ही ग्रहण लगता है। क्योंकि समुद्र मंथन के समय जब राहु ने छल से अमृत पी लिया था तो एक तरफ सूरज बैठे थे, एक तरफ चंद्रमा बैठे थे, दोनों ने भगवान विष्णु को इशारा किया, जी जी, चक्र से गर्दन काट दिया भगवान विष्णु। तो जब भी राहु चंद्रमा के ऊपर जाता है तो चंद्रमा को निगल जाता है जी। लेकिन उसकी गर्दन कटी हुई है, तो जितना देर चंद्रमा मुंह में रहते उतना ही देर चंद्र ग्रहण आता है, फिर गर्दन के द्वारा बाहर निकल जाते हैं जी। लेकिन चंद्रमा को फिर भी राहु माता मानता है। तो आप चंद्रमा को ठीक रखना है तो आप भगवान शिव की शरण में रहें, माता की सेवा करें, चांदी अपने पास रखें, चावल अपने पास रखें, गंगा जल अपने पास रखें। और राहु की शरारत को ठीक करना है तो चांदी का जो कड़ा है वो बीच से कटा होना चाहिए मुंह, क्योंकि राहु दो भाग में कटा हुआ था, चांदी चंद्रमा, बुध गोल, जितनी गोल चीज है बुध है, और बुध राहु मित्र है। राहु को बोला गया हाथी और बुध है उसके सूंड, ओके। तो गोल चीज बुध हो गई। राहु बीच से कटा है, चंद्रमा चांदी है, तो यहां पे राहु शांत रहता है। अगर आपकी कुंडली में राहु ठीक है तो आपके जीवन में धोखे नहीं मिलेंगे, आपके साथ कोई शरारत नहीं करेगा, आपके साथ कोई दुर्घटना नहीं घटेगी। तो यही चंद्रमा को ठीक रखने का उपाय है। मेरी सभी को यही सलाह है, चंद्रमा ठीक है तो आपका जीवन ठीक है, और चंद्रमा को ठीक रखना जरूरी है। नियम, धर्म, अनुशासन, सात्विक पूजा पाठ करते रहें। पूजा पाठ करने से किस्मत नहीं बदलती, पूजा पाठ करने से आपका मन शांत रहता है, आपके जीवन में शांति आती है, मानसिक रूप से शांति आती है। अभी कुंभ राशि वाले जितने लोग थे, लोगों ने कहा पूजा नहीं हो रही। मैंने कहा ग्रह खराब है, पूजा हो ही नहीं सकती। ग्रह सबसे पहले मन को प्रभावित करता है, अब मन ही चंद्रमा है, तो जब मन ही डिस्टर्ब है तो आप पूजा कहां से कर पाएंगे, ये बात है। बिल्कुल। और इसी तरह से अन्य ग्रहों को कैसे आप अपनी पकड़ में ला सकते हैं, उससे जुड़े उपाय हम अगले पॉडकास्ट में जानेंगे। जाते जाते बस ये पॉडकास्ट आप लोगों के लिए कितना उपयोगी साबित हुआ कमेंट करके बताएगा ज़रूर। और इसके साथ साथ आज के इस पॉडकास्ट में संत जी ने जो प्रश्न आपके समक्ष रखा है उसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। और इसी के साथ मुझे और संत जी को दोनों को अनुमति दीजिए। जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे। राधे राधे।